रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसका नाम है एसी। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे चैप्टर का पहला लेक्चर है, इसलिए बहुत सारे पैराशूट लैंडिंग भाई साहब आ रहे होंगे, इसलिए बेटर है कि हमारी जो है पहला लेक्चर रिकॉर्डिंग फॉर्म में जा रहा है, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट हमारा स्टार्ट होने वाला है। पहले कुछ काम की बातें मैं आपको समझा दूं। सबसे पहली बात, बोले सर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, पैराशूटिंग लैंडिंग यहां पर अलाउ है क्या? तो इस चैप्टर में पैराशूट लैंडिंग आर पूरी तरह से तो अलाउ नहीं कह सकते। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें हर एक कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। इसमें रेजिस्टेंस भी आएगा, इसमें कैपेसिटर भी आएगा, इसमें इंडक्टर भी आएगा, इसमें बैटरी भी आएगी, इसमें ईएमआई भी आएगा। ठीक है, इसमें मतलब सारे चैप्टर थोड़े बेसिक फंडामेंटल इसमें आएगा। तो कोई बिल्कुल ब्लैंक माइंड से अगर ये पढ़ने के लिए आएगा, उसको पुराना कुछ नहीं आता है, तो भाई साहब उसको यहाँ पे दिक्कत आएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, ये चैप्टर है बहुत मजेदार, लेकिन बिलीव मी बाहर बच्चों को ये बहुत परेशान करता है। सब बात क्यों परेशान करता है? ठीक है, शायद ठीक से पढ़ते नहीं है, या शायद ठीक से उनको समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, या शायद ये चैप्टर जो डिमांड करता है उस तरीके से आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं मेरे भाई कि 12th क्लास में ये इकलौता ऐसा चैप्टर है, ये वाला, ठीक है, कि जिसमें आप फिजिक्स के दिमाग को निकाल के एक तरफ रख दीजिएगा। आ रही बात समझ में? क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चैप्टर प्योरली मैथमेटिक्स टाइप का चैप्टर है। ठीक है, तो आप ये भूल जाओ कि ये फिजिक्स है, आप ये समझिएगा कि अच्छा ये मैथ्स का चैप्टर है। थोड़ी बहुत फिजिक्स आएगी, लेकिन मैथ्स इस चैप्टर में ज्यादा होगी। इस चैप्टर के अगर मैं बारे में बात करूं अल्टरनेटिव करंट के बारे में, सवाल आते हैं, सवाल बनते हैं, और सबसे बड़ी बात इस चैप्टर की ये है कि इस चैप्टर की कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, खतरनाक भी होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर के आखिरी में जब ये चैप्टर समाप्त होगा, मैं एक सेशन आपका केवल इस बात के लिए लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली या तो लाइव लूं या रिकॉर्डेड लूं, जो भी लूं, जिसमें मैं आपको केवल और केवल इस पे आए हुए सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा सिंसियर तरीके से, और लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आपसे भी बोलूंगा कि आप भी उसको दो बार सॉल्व करें। ठीक है, मतलब चैप्टर ऐसा होगा ना कि देख लेगा सवाल हो जाएगा, सर ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये रहा पेन करके दिखा, और जब करने जाएगा तो पता चला कि 7-8 लाइन की कैलकुलेशन है। तो मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि बच्चों से कैलकुलेशन वगैरह होती नहीं है। ठीक है, और फिर आखिरी में उनका आंसर नहीं आता, कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आपके बैच में मैंने ऐसा सोचा कि चैप्टर कंप्लीट तो करेंगे बढ़िया तरीके से, कंप्लीट करने के बाद इसमें एक लेक्चर हम एक्स्ट्रा और लेंगे, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सके, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आ रही है, देखिए इसको कैसे शॉर्टकट से कैसे निकला जाए, कहां अप्रोक्सीमेशन खेला जाए, वो सारी चीजें जो है वो मैं आपको इस चैप्टर में दिखाऊंगा। सर अचानक से कैलकुलेशन वाली बात क्यों लेके आ रहे हो? मैंने कहा ताकि तेरा दिमाग बिल्कुल फोकस हो जाए। इस चैप्टर को बहुत फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जोर से नहीं पकड़ना है, बहुत आराम से पकड़ना है। तो नारी बात, इस चैप्टर को बहुत आराम से पकड़ना है, ज्यादा जोर से नहीं पकड़ना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होने वाली है उसके लिए तैयार रहना है। जैसा 11th क्लास में चैप्टर हुआ करता था, याद है फेजर? फेजर पढ़ा था एसएचएम में। हाँ हाँ, फेजर सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा था, याद कर। याद आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम के मिलता जुलता है। याद करो जब मैंने आपको एसएचएम पढ़ाया था पिछले साल, ठीक है, तो उसमें एक सवाल मैंने आपको कराया था आखिरी में, यकीन ना हो तो नोट जाके चेक कर लेना। एसएचएम का लास्ट क्लास का लास्ट एक सवाल मैंने कराया था, जिसमें मैंने आपको जो करंट I1 I2 I3 I4 I5 दे दिया था, और मैंने बोला नेट करंट निकाल के दिखाओ, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये है, ये है, ये है, और वहां पे सॉल्व किया था। फिर मैंने बोला देख 12th की क्लास सॉल्व कर रहा है तू, 12th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तू। जो बच्चे ने सारी क्लास अटेंड करी है वो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं करी है तुम चाहो तो चेक करके देख लेना। पिछले साल का एसएचएम का सबसे लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था। तो बेसिकली वो जो लास्ट क्वेश्चन था वो इसी चैप्टर का था, अल्टरनेटिव करंट का था। समझ बात? तो तुम याद करो, जिसने भी आई होप आप में से काफी बच्चों ने तो पढ़ ही रखा होगा ना एसएचएम। याद करो जब सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा था, उसमें कहीं फिजिक्स थी क्या? मैथ्स में बड़ी बड़ी चैप्टर में पूरा ही मैथ्स पूरा का पूरा, ठीक है। एग्जाम में पढ़ते थे एक्स नेट बराबर होता था मतलब समझ रहे हैं ना, एक्स नेट बराबर a नेट इनटू sin ओमेगा t प्लस y नेट बराबर a नेट प्लस c स्क्वायर 2 cos अगर दो x1 प्लस x2 को ऐड किया करते थे, और अगर वो ज्यादा को ऐड करते थे तो भाई साहब एक शॉर्टकट तरीका हम लोगों ने निकाला था। कुछ बच्चों को याद आ रहा हो, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो, जिनको याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं सब कराऊंगा यहां पर, ईच एंड एवरीथिंग कराऊंगा। बस मैं इतनी देर में मैं आपको इस चीज के लिए सबसे पहले तैयार करना चाहता हूं, इस चैप्टर में इन्वॉल्व होने वाली मैथमेटिक्स के लिए तैयार रहे। और तो वो मैथमेटिक्स या लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन टाइप नहीं आएगी, थोड़ी सी इंटीग्रेशन सी होगी, लेकिन वो कैलकुलेटिव होगी। अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको 1 अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का स्क्वायर, ठीक है। तो इनके साथ हमको इसमें डील करना पड़ेगा। सो यू ऑल आर रेडी? है, चलो शुरू करते हैं। सर अल्टरनेटिव करंट, बोला ठीक है सर जी। सर अल्टरनेटिव करंट से पहली बात तो ये है कि सर होता क्या है, अब ध्यान से समझना। अल्टरनेटिव करंट होता क्या, क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्या एक बार इसकी भी रूपरेखा हो जाए? तो कहा मैंने अभी तक जो हमने पढ़ा, एग्जांपल के तौर पे मैं तुझे बोलूंगा साहब ये एक रेजिस्टेंस है, और मैंने बोल दिया भाई साहब यहां पर सपोज 20 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी, और मैंने बोला ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। बोले ठीक है सर। मैंने कहा करंट पता क्या होगा? बोले सर करंट की वैल्यू तो 2 आ जाएगी सर, साफ साफ आएगी। तो मैंने कहा किधर से किधर? बोले सर इधर, I बराबर 2 आएगी, इस तरफ करंट फ्लो करेगा। मैंने कहा करेक्ट है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा मुझे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दिखा, तो कहेगा सर I वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर आप जानना चाह रहे हो तो जब तक इस बैटरी के अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखोगे, करंट 2 एंपियर का करंट फ्लो करता रहेगा, इसका मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस, और कह देगा ये 2 है। मैंने कहा हां भैया बिल्कुल सही बात है। तो मतलब अब तक जितने भी हम लोगों ने इस चैप्टर से पहले, हमारी बात, इस चैप्टर से पहले जितनी भी हम लोगों ने अब तक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर में सारी चीजें देखी थी, वहां पे जो करंट होता था, हम उस करंट पे हमने एक बात देखी कि किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, किसी भी एलिमेंट में करंट की दिशा नहीं बदल रही होती थी, करंट की दिशा कांस्टेंट होती थी। तो अगर करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, और अगर करंट की दिशा चेंज हो रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
हमारी पास दिशा कैसे चेंज होगी, मतलब वही पढ़ेंगे, इससे अपने वही पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट का मतलब बोले डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेसिस्टर। आप अक्सर या तो रेजिस्टर में पढ़ते हो या कैपेसिटर या किसी भी चीज में आप पढ़ो, किसी भी एलिमेंट में पढ़ो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेजिस्टर चेंजेस अल्टरनेटिवली। ठीक, देन वी कैन चेंज दैट करंट इज कॉल्ड द अल्टरनेट करंट। मुद्दे की बात यह भैया दिशा चेंज होनी चाहिए, खत्म कहानी। पास मारी। कहीं कहीं इस चीज को पीरियोडिकली बोल देते हैं, किसी किताब में आपको ये लिखा मिल सकता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली। तो इसका हम तो कहना चाह रहे हैं कि फिक्स पीरियड में करंट की दिशा लगातार चेंज होती रहनी चाहिए। वो इसको फिक्स पीरियड नाम दे देते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैथ्स हमें इंट्रोड्यूस करनी है, मैथमेटिकली चीजें हमको इंटीग्रेशन वगैरह के साथ खेलना है। तो अगर चीजें पीरियोडिकली अगर चेंज हो रही होगी तो हमारे लिए स्टडी करना आसान होगा। क्लियर है, समझदार बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन खैर तुम बस केवल इतना समझो, बोला सर जी देखो दिशा, करंट की दिशा बदलनी चाहिए। अगर दिशा बदल रही है तो अल्टरनेटिंग करंट है, और दिशा नहीं बदल रही है, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, एक होता है डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को बोलेंगे डीसी। बोले सर उसका मतलब हो गया सर डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज। सीधी सी बात ये। ठीक है सर, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई सर, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ व्राफ से पता चल जाए तो थोड़ी और फील आ जाएगी। मैंने कहा आजा भैया ग्राफ से फील ले ले, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना भाई सारे लोग। ओके सर, मैंने बोला पहला सवाल ये रहा। मैंने बोला भाई इधर आई आई, इधर है टी टी, और मैंने बोला ग्राफ बना दिया मैंने ऐसा। क्या दिख रहा है? बोले सर करंट तो पॉजिटिव है। करंट पॉजिटिव है, मैंने सीधा सीधा भैया करंट की दिशा सेम है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका मतलब कैसे ग्राफ हो जाएगा? बोले सर ये ग्राफ हो जाएगा कैसा? डीसी। ठीक है सर, ओके सर, नेक्स्ट। मैंने कहा अगर अगले केस में सपोज मैं तुझे बोलूं कि मैंने ग्राफ बना दिया ऐसा, समझ मारी? ऐसा का मतलब मैंने कहा भैया ऐसा, ये ले थोड़ा इसका बड़ा बनाता हूं लाइक दिस, साइनसोइडल शेप का, ये ले लाइक दिस। तो अगर इस ग्राफ को अपन रीड करें तो तू ध्यान से देख सर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां करंट पॉजिटिव है, यहां करंट नेगेटिव है, यहां करंट पॉजिटिव है। मतलब करंट की दिशा, करंट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अबे करंट पॉजिटिव नेगेटिव को क्या मतलब हुआ बे? करंट अपनी दिशा बदल रहा है, कभी इधर होगा तो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा तो कभी इधर होगा। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर आप बोलोगे, बोले सर ये क्या हो गया? मैंने कहा मेरे भाई ये हो जाएगा तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट एसी, क्योंकि करंट की दिशा बदल रही है। कभी कभी इस चीज को ऐसे भी लिखा हो सकता है, मान लो मैं ऐसे कह दूं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने सीधा फंक्शन दे दिया तुझे, ग्राफ बना के नहीं दिया। मैंने कहा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बता, तो तुम ये सब जानते हो कि साइन ओमेगा टी एक ऐसा फंक्शन है जो बार बार पीरियोडिकली ये चेंज होता है, ये अपनी वैल्यू बदलता रहता है। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे साइन ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। बस साइन थीटा -1 से +1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो करंट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। क्लियर है? और एग्जांपल दे। ओके सर, सपोज एक एग्जांपल मैं ऐसा दूं, मैंने बोला कि सर जी ऐसे, मैंने एग्जांपल ले लिया ऐसे 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 इस प्रकार से। अब मैं जानना चाहता हूं, मैंने कहा भैया अब बताओ ये क्या होगा, एसी है या डीसी है? हाँ, आई वर्सेस टी। और तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो पहले ही सब कुछ पढ़ के बैठे हुए 10th क्लास में, है ना? आजकल ये माहौल बहुत चल रहा है, 7th क्लास 8th क्लास में सब कुछ पढ़ रहे हैं। 7th क्लास में सब कुछ पढ़ लिया, 8th क्लास में सब कुछ पढ़ लिया, 9th क्लास में सब कुछ पढ़ लिया है, और पढ़ के भाई साहब वो सवाल भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो 11th 12th क्लास वाले बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बोले यार क्या हो, मैं कौन हूं मैं? 7th क्लास के बच्चे पहले ही सब पढ़, आपकी क्लास में हो सकता है कुछ ऐसे हो, तो अगर कुछ ऐसे हो तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा मुझे तो बेसिक से उठाना है, मुझे तो उन बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है जो पहली बार अल्टरनेटिव करंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। मैंने कहा ये बताइए डीसी है एसी है? बोले सर करंट अगर देखें, बोले यहां पे तो करंट है पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है, बोले यहां करंट है पॉजिटिव और यहां है जीरो। तो मैंने करंट की दिशा बदली क्या? दिशा तो नहीं बदली सर पॉजिटिव या तो नहीं है या फिर पॉजिटिव है, दैट मींस ये भी आपका कहलाया जाएगा डीसी। डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट। आ रही बात समझ में? तो अब इसके और बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। अब तो 3, अभी तो मैं और 5-6 ग्राफ और कराता हूं, तो पहले आप इसको नोट करें, तब तक मैं स्क्रीन को पॉज करता हूं और समय का यूटिलाइजेशन करता हूं और इस पे पीछे लिखता हूं सारे सवाल। लिखो जल्दी से। ठीक है, चलो मैंने यहां पे सारे सवाल लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार खुद से कोशिश करो। शायद एक चीज, एक डाउट आपको आया हो तो वो मैं क्लियर कर दूं कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार कोई ऐसा बोले कि सर डीसी का मतलब ये है कि करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? जैसे यहां करंट का मैग्नीट्यूड देखो, यहां कुछ है, मान के चलो ये 10 एम्पीयर है। ठीक है, तो भाई यहां तक तो 10 एम्पीयर है करंट का मैग्नीट्यूड, अब यहां 0 हो गया, अब यहां फिर 10 हो गया, फिर 0 हो गया मान लो। तो डीसी का मतलब कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि सर करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, केवल लेना देना डायरेक्शन से है। तो हमारी बात, आप केवल एक ही वर्ड याद रखो, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, और डायरेक्शन नहीं बदल रही है तो डायरेक्ट करंट है, खत्म कहानी। मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। ठीक, तो अब आपके सामने ये रहे सवाल, 4 सवाल है, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन करके बताएं कौन सा डीसी है कौन सा एसी है। चलो
आ जाओ। बोले सर जी देखो, यहां अगर करंट की डायरेक्शन देंगे तो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव क्यों है? ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना? यहां पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब टाइम को तो पॉजिटिव ही होना है, क्योंकि आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया तो टाइम तो बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 सेकंड इस हिसाब से। तो करंट यहां पर पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा किसका एग्जांपल? डीसी का। यहां मतलब देख, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव, मतलब करंट की दिशा बदल रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट बोले यहां मतलब भाई यहां पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो जाएगा डायरेक्ट करंट। अगेन करंट का मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट नहीं होगा ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है? डायरेक्शन से मतलब डायरेक्शन कोएफिशिएंट है, तो इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट करंट हो जाएगा, ठीक है सर। सर यहां पर मैंने कहा यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। सर ये नेगेटिव कैसे है? मैंने कहा भाई नेगेटिव कैसे होगा ना, इसको अगर मैं यहां कनेक्ट कर दूं तो मैं कह दूं सपोज ये 10 एंपियर है तो ये -10 एंपियर हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर करंट की दिशा बदल रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है? मतलब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये कि अगर यहां कोई रेजिस्टेंस है तो कभी इधर डायरेक्ट करंट की दिशा है तो कभी इधर है, कभी इधर है तो कभी इधर है। अगर आप किसी लूप के बारे में बात कर रहे हो तो कभी क्लॉकवाइज है तो कभी एंटी क्लॉकवाइज है। याद करो ईएमआई में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं काम करूं, एक इधर से लूप भेज रहा था, तो जैसे लूप अंदर घुस रहा था एक मोमेंट तब था, और जब लूप बाहर निकल रहा था एक मोमेंट तब था। तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, जब लूप अंदर की तरफ जा रहा था तो सपोज करंट क्लॉकवाइज आया, तो लूप बाहर जब निकल रहा था तो उसके अंदर करंट अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था। तो इसका मतलब अगर यहां इस गिवन एग्जांपल में पूछूं तो वो अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि करंट की दिशा चेंज हो रही है, कभी क्लॉकवाइज तो फिर कभी एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में? जैसे करंट है उसी प्रकार से कभी आपसे ईएमएफ भी पूछ सकता है। ईएमएफ मतलब सपोज मैं ऐसे बोल दूं कि कोई बैटरी का ईएमएफ ऐसा है E बराबर 10 sin ओमेगा टी, सपोज मैं ऐसा दे दूं बैटरी का ईएमएफ ये है, ठीक? तो आप सीधा बोलेगा बोले यार ईएमएफ कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो यहां पर हम इसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोल सकते हैं, अल्टरनेट ईएमएफ। अल्टरनेट करंट होता था, वैसे आप अल्टरनेट ईएमएफ बोल सकते हैं अगर मैं यहां पर ई लिख दूं तो। ऑब्वियसली यार फैराडे लॉ में यही तो पढ़ा था कि फ्लक्स को वक्त के हिसाब से चेंज करोगे तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आएगा और लूप कंप्लीट हुआ और रेजिस्टेंस हुआ तो इसका मतलब करंट आएगा, ठीक है? तो करंट से पिछला स्टेप ईएमएफ हुआ करता था। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट जिस ईएमएफ की वजह से आया होगा वो भी तो लगातार बदल रहा होगा ना। अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट पास कर रहा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर V है तो V इक्वल टू आई आर लिखते थे, तो अगर आई अगर लगातार बदल रहा है डायरेक्शन वाइज तो डेल्टा भी तो लगातार बदल रहा होगा डायरेक्शन वाइज। तो ये बातें अभी तक तो आपने मैथमेटिकली देखी, लेकिन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो सर ये तो ठीक है आपने डिफाइन किया और डेफिनेशन पे खेल गए आप, ठीक है? आपने डिफाइन कर दिया कि भाई ये करंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब करंट की दिशा चेंज नहीं हो रही है तो डीसी, और दिशा बदल रही है तो एसी। तो ये आपने डिफाइन करा और बहुत सारे ग्राफ बना के डेफिनेशन पे खेल गए, लेकिन ये एक्चुअल रियल लाइफ में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, रियल लाइफ में बनाएंगे कैसे? हमारी बात तो भाई साहब जो रियल लाइफ की दुनिया है, हमारी बात रियल लाइफ की दुनिया में जो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। दो तरह के करंट आप जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। तो डीसी करंट मतलब जो बैटरी होती है, ठीक है? कैसे बनाएंगे? जैसे बैटरी होती है, वो निप्पो का सेल होता है, डबल ए साइज का, ट्रिपल ए साइज का, छोटे छोटे जो सेल होते हैं वो डीसी बैटरी होगी। अगर मैं उसको किसी रेशन से कनेक्ट कर देता हूं या बल्ब से कनेक्ट कर देता हूं, जो टॉर्च वाली बल्ब होती है, टॉर्च वाली जो बल्ब होता है ना, टॉर्च जलाते हैं एकदम, वो सेल लगाते हैं, टॉर्च जल जाता है, ठीक है? तो वहां पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्ट करंट होगा। लेकिन जो हमारे घरों में जो लाइट आती है, ठीक, वो अल्टरनेटिंग करंट एसी लाइट होती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है सर जी? इसको समझना है और इसका मजा लेना है। तो पहले हम लोग इस बात पे चलते हैं कि अल्टरनेट करंट हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से इसको नोट कर लो फटाक से, और अगला हेडिंग मैं डालता हूं जनरेशन ऑफ एसी, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उनका ठीक है भाई सब, जनरेशन अल्टरनेटिंग करंट। अब ये चीज ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे ताकि बेटर समझ में आए। मैं डायग्राम थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे का डायग्राम बनाऊंगा, हो सकता है आपको इधर उधर किताबों में कुछ जो है चकाचौंध से भरा हुआ डायग्राम दिखे, या फिर जो है कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिखे, या फिर डिजाइन के साथ डायग्राम दिखे। मैं यह डायग्राम ऐसे ही बनाऊंगा जैसा आप कॉपी पे बना पाए। तो अगर मैं एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लूं कि मैं आपसे बोलूं भाई साहब ये कोई एक लूप है, ये रहा एक लूप। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके, ये एक लूप है। या मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं जो हम लोगों ने पढ़ा था ईएमआई में। सपोज मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है सर, सर्कुलर लूप ले लिया। मैंने बोला भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो पढ़ा रखा है सर। हाँ सर बिल्कुल। और मैंने बोला भाई इसको मैंने इसके अबाउट नचा दिया कांस्टेंट ओमेगा से, ऐसे, ठीक है सर। और ये डायग्राम मैंने बोला कि ये टी बराबर 0 का डायग्राम है सपोज। क्लियर है? ठीक है सर, ये टी बराबर 0 का डायग्राम है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। ये हम लोगों ने खूब खेला है कि मैं ऐसा बोल दूं भाई साहब ये प्लेट है एक तरह से, ये रिंग है पूरा, ठीक है? प्लेट में तो अंदर भी मटेरियल है, मान के चलिए ऐसे रिंग है और मैं इसको ऐसे नचा दूं, ठीक? ये केस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा मुझे। जो हमारा रिंग था पता नहीं इधर उधर टहलने चला जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है, गायब हो गया, ठीक है? बस तो ये समझ ले ये बीच वाला पोर्शन ना होता, केवल ऐसे रिंग होता, इस रिंग को मैं ऐसे घुमाऊं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक? तो यहां पर क्या हो रहा होगा सर, लगातार थीटा चेंज हो रहा होगा। तो मैं अगर ये बात करूं कि सर ये टी बराबर 0 का डायग्राम है, मैंने कहा ठीक है, तो किसी टी टाइम पर क्या ये घूम गया होगा? अभी क्या है, अभी मान के चलो एरिया वेक्टर तेरी तरफ है,
ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी तेरी तरफ है, अंदर लिख रखी मैंने, बाहर ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ले। ठीक, मैंने बोला भाई एरिया वेक्टर भी तेरी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने किधर ले लिया मेरे भाई, बाहर की तरफ ले लिया। ठीक है सर, तो अभी फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि एट टाइम टी, एट किसी टी टाइम पर फ्लक्स आप लिखोगे बी डॉट ए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मतलब बी ए कॉस ओमेगा टी या बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और क्या मैं ऐसा बोल दूं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा है, मैं यहां लिख देता हूं कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने इस लूप को घुमा दिया कांस्टेंट ओमेगा से, तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। तो आप सीधा लिखोगे सर फ्लक्स बराबर आ गया बी ए कॉस ओमेगा टी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब बता क्या वक्त के हिसाब से फ्लक्स बदल रहा है, बोले हाँ सर वक्त के हिसाब से फ्लक्स बदल रहा है, तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ कितना होगा, बोले सर ईएमएफ मैथमेटिकली तो हम लिख रहे थे माइनस डी फाइव बाई डी टी, चाहो तो ऐसे ही लिख दो। मैंने कहा ठीक है भाई, डिफरेंशिएट कर, बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, वैसे माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, और एक यहां पर एक और आ जाएगा ओमेगा। ये तो तब है जब इस पर एक ही लूप हो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, तो आपको याद होगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं एफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहां इन सब जगह एन से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। इन दैट केस जो ईएमएफ आ रहा है मेरे भाई, वो कितना आ जा रहा है, वो ईएमएफ आ रहा है, याद है ना, नवाब, हाँ याद आ गया होगा, नवाब, नवाब इंटू साइन ओमेगा टी। तो ऐसा नहीं है ये चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये चीज आप ईएमआई में पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब चेक करके देख क्या इसका ईएमएफ साइन का फंक्शन आ गया, टाइम का फंक्शन आ गया, बोले हाँ सर। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूं कि आप तो मुझे ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ, तो आप सीधा बोलोगे ये साइनसोइडल ग्राफ आ गया, साफ साफ दिख रहा है। जहां पर ये नीचे वाला टर्म क्या है, बोले सर ये तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ई बराबर, इसको आप लिख सकते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ, जो कि है नवाब। याद करो, इस पे बहुत सारे सवाल जेईई मेंस ने एज इट इज पूछ रखे, एज इट इज फॉर्मूला बेस देखें, एज इट इज वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। आप समझ मारिए, तो इसका मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, नवाब हो जाएगा, नवाब। क्लियर है, ठीक है सर। तो ये इसको हम बोल देंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये क्या हो गया, अल्टरनेटिंग है, ये वाला एग्जांपल हो गया जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा था। ठीक है सर। अब अगर सपोज ये तो घूम रहा है ऐसे ऐसे, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब अगर इसमें करंट आई फ्लो होता है, इसका पूरा रेशियंस अगर आर दे दूं मैं, तो इसमें मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया इसमें करंट तो बता दे कितना होगा, तो आप करंट बोलोगे सर ईएमएफ बटे आर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके ओके। अब ईएमएफ बटे आर अगर बोलूंगा तो क्या लिखोगे, बोले नवाब साइन ओमेगा टी बटे रेजिस्टेंस। तो ये नवाब बटे आर क्या हो गया, इसको अगर मैं आई नॉट कह लूं तो ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी बनकर तैयार हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक। तो यहां पर आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई है, बोले सर यहां पर आई नॉट की वैल्यू हो गई है नवाब बटे आर। व्हाट इज ए, इज द एरिया। अब अगर मैं कह दूं, अब ध्यान से सुनना, मैं कह दूं एरिया का पाई आर स्क्वायर कर दे, अगर ये पाई आर स्क्वायर कर देगा तो आर से आर मत काट देना, क्योंकि ये आर रेजिस्टेंस है, और एरिया में जो पाई आर स्क्वायर आएगा वो रेडियस होगा, ये गलती मत करना। दूसरी बात, अगर मैं इसकी जगह स्क्वायर लूप ले लेता तो आप एरिया की जगह एल स्क्वायर पुट कर देते, अगर रेक्टेंगल ले लेता तो इसी एरिया की जगह एल इंटू बी पुट कर देते। समझ मारी बात। तो बेसिकली ये कहानी, अब ये जो भी करंट आया है ये मैथमेटिकली आपको दिख रहा है कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब साइन ओमेगा टी खुद में एक ऐसा फंक्शन है जो -1 से +1 के बीच में वेरी करेगा। दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे, बोले इसका मतलब करंट की वैल्यू लगातार, वैल्यू तो बदल ही रही है लेकिन डायरेक्शन भी बदल रही है। करंट की वैल्यू सवाल में लगातार बदल तो रही है टाइम के साथ, लेकिन डायरेक्शन भी लगातार बदल रही है। बोले कैसे, मैंने कहा अभी फ्लक्स किधर है, बोले बाहर की तरफ है, जैसे जैसे इसको तू घुमाएगा वैसे वैसे फ्लक्स घटता चला जाएगा। रुक पहले मैं वो रिंग ढूंढ लेता हूं, कहां गया रिंग हमारा, भैया ये रहा, मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं सपोज ऐसा बोलूं कि ये रिंग है, मैं इसको ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से चेंज करूं और तेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है या मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इस डायग्राम के हिसाब से, तो भाई साहब इसका जो एरिया वेक्टर है वो लगातार चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल थीटा है वो लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ आएगा और इसका मतलब दैट मींस करंट भी आ जाएगा, लूप अगर कंप्लीट है तो। अब इस चीज में अगर तू ध्यान से देखे कि करंट की दिशा क्यों बदल रही है, तो तू ऐसे समझ कि तेरी तरफ सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं इसको यहां से यहां रख रहा हूं तो फ्लक्स मैक्सिमम है बी इंटू ए, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो फ्लक्स कम होता जा रहा है, 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 जीरो हो गया। इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है तो कम हो रहा है तो कम मत होने दो, उसके हिसाब से करंट आएगा। लेकिन इसके बाद फिर अब फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां से यहां फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़े तो बढ़ने मत दो, का मतलब घटाओ, और शुरू में घटे तो घटने मत दो, मतलब बढ़ाओ। इसका मतलब जो करंट है वो बेचारा खुद बिलबिला गया, बिलबिला गया का मतलब समझ जाओ उसकी दिशा लगातार खुद क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। एक बार तो वो फ्लक्स बढ़ रहा है
तो वो चाहेगा कि मैं बढ़ने नहीं दूंगा, तो घटाने के लिए भाई साहब इंड्यूस करंट आ जाएगा। और एक केस में अगर फ्लक्स घट रहा है, ठीक है, तो वो करंट, तो भाई साहब लेंथ लो के हिसाब से फिर करंट फ्लो होगा, ये सोच के कि घट रहा है तो मैं घटने नहीं दूंगा, ठीक। तो इसका मतलब करंट की दिशा लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आ रही बात समझ में? यही चीज, ये तो मैंने बहुत ही सिंपल डायग्राम बना के आपको समझाया है। यही चीज आपको अलग अलग किताबों में आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल सकती है कि सर ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दी है बाहर की तरफ, इसके लिए मैं कह दूंगा यहां पर एक साउथ पोल और यहां पर एक नॉर्थ पोल मैग्नेट रख दूंगा बड़ा सा खूब, या नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक। कुल मिलाकर मैंने मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी और उसके अंदर मैंने इसको ऐसे नचा दिया, ठीक। तो ये डायग्राम आपको अलग अलग किताबों में देखने के लिए मिल सकता है। मैंने फोटो भी लगा दिए हैं, आप चाहो तो देख लो। इसको बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट मत करना इस चीज में। भैया नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसके बीच में हमने यहां पर क्या कर दिया, लूप को, यहां सपोज लूप इस शेप का ले लिया है ऐसे, इसको लूप को यहां पे क्या कर दिया, नचा दिया हमने, ठीक। ठीक है सर जी। उसी प्रकार से एक ऐसा डायग्राम भी देखने के लिए मिल सकता है, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमने यहां पे लूप ले लिया है और इस लूप को हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक तरीके से नचा दिया है। और सर करंट, मैंने कहा देखिए यहां पे रेजिस्टेंस लगा के हम इसमें करंट वगैरह ले लें। ये बेसिकली जो आप लोग पढ़ते थे ना जनरेटर, एसी जनरेटर, ये बेसिकली उसी का प्रिंसिपल है। 10th क्लास 12th क्लास में कुछ बच्चे लोग ऐसा मॉडल भी बनाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल नचा के जो है एसी जनरेटर वाला, तो वो भी अगर आपने देखा हो तो सारी इसी चीज पर बेस्ड है, ठीक। अब बोला सर ये चीज सुनने में बड़ी अच्छी लग रही, देखने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन इससे बेटा सिलेक्शन नहीं होता आईटी में, ठीक है। सिलेक्शन तो तभी होता है जब आप मैथमेटिक्स के साथ खेलो। तो हमारी बात, जब आप मैथ्स के साथ खेलो, आप फिजिकल क्वांटिटीज, जो जेई एडवांस या जेई मेंस जिस पे सवाल पूछता है उस पे पेन चलाओ। तो अब उसके बाद हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसका नाम है, बाद में बताऊंगा, पहले नोट कर, ठीक है, पहले नोट कर आराम से, एसजीटी से लिख ले, ये हो गया, ये नोट कर ले। बेसिकली हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हमें एडवांस का पेपर देना, मेंस का पेपर देना, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो एक छोटे से कुछ यहां पर टर्म्स हैं, वो मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं, वो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले, इसका नाम है एवरेज करंट। तो मतलब अब अगला आर्टिकल जो भी है, अगले आधे घंटे तक 45 मिनट तक जो भी चलेगा, वो प्योरली मैथमेटिक्स चलेगा, प्योरली मैथमेटिक्स चलेगा। तो दिमाग से फिजिक्स को निकाल दो, कैसे आया ये अल्टरनेटिंग करंट, ये सारी चीजें निकाल दो और प्रॉपर एकदम मैथमेटिकल का दिमाग स्विच ऑन कर दो। सवाल मैं आपको यहां पे करा रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक होता है सर इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट बताता हूं, क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। एक होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एवरेज करंट का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ऑल्दो ये चीज हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं पहले नहीं पढ़ी, पहले कई बार पढ़ चुके हैं। याद करो, मैं एक करके सारी चीज आपको रिकॉल कराता हूं। याद करो, हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखा करते थे सर, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये टाइम के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी निकाली है, ठीक है सर। सर इंटीग्रेशन ऑफ बीटी, सर ये तो डिस्प्लेसमेंट होता था, मन का हायर डिस्प्लेसमेंट ही होता था, और इंटीग्रेशन ऑफ टीटी मतलब सर इसका मतलब टाइम ही तो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी को तो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया था, ठीक। बोले हाँ सर याद आ रहा है सर, मन का बिल्कुल उसी प्रकार याद करो, तुमने पढ़ा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है सर। सर एवरेज एक्सेलरेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डीटी, मतलब ये v आ गया तो एवरेज वेलोसिटी इस जगह रख दिया तो एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है सर जी। और इसका सर इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अगर अपन देखिए क्या है, अगर मैं a बराबर dv बाई dt पुट कर दिया करता था तो dv बराबर a dt, ठीक। तो a dt क्या है, dv, dv का इंटीग्रेशन इज डेल्टा v, और ये क्या है डेल्टा t। दैट मींस अरे सर ये तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, याद करो स्टार्टिंग में हम ऐसे ही तो पढ़ते थे सर, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। तो किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो अगर टाइम के हिसाब से, तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, जहां से जहां तक पूछ रहा है, और बटे इंटीग्रेशन ऑफ टीटी कर दो। मतलब कल को अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि व्हाट इसको, अच्छा एवरेज वेलोसिटी को लिखने का ये तरीका भी होता है, मतलब ये जो भी लिखा ना मैंने, ये दो डंडे, इसके बीच में जो भी लिखोगे वो एवरेज के लिखने का तरीका होता है। जैसे ये आपसे पूछो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, प्रॉपर वेक्टर के साइड तो भैया ऐसे लिख दोगे, ये लो। अच्छा तो उसी प्रकार अगर मैं कद्दू की एवरेज वैल्यू पूछूं, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ कद्दू, तो आप सीधा बोलोगे सर कद्दू को ना इंटीग्रेट कर दो, कद्दू को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू पूछ रहे हो तो बस कहां से कहां तक ये आप खुद बता दो। अब इस कद्दू की जगह वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी पुट कर दे, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पुट कर दे, फोर्स है तो फोर्स पुट कर दे, मोमेंटम है तो मोमेंटम पुट कर दे, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पुट कर दे, सपोज करंट है तो करंट पुट कर दे, तो यहां करंट पुट कर देगा तो आई डीटी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डीटी, इतना यही बन गया। आ रही बात समझ में? और हाँ एक चीज और है, मैंने कहा क्या, बोले सर हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। मैंने कहा हाँ यार पढ़ा तो था। बोले तो सर मतलब डी क्यू बराबर आई डी टी। मैंने कहा हाँ यार ये भी सही बात है। बोले सर दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दूं तो डी क्यू का इंटीग्रेशन अगर मैं डेल्टा क्यू बोलूंगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। मैंने कहा करेक्ट है। तो इसका मतलब सर इंटीग्रेशन आई डी टी क्या देगा, चार्ज फ्लो। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है, कि एवरेज करंट इतना है तो चार्ज फ्लो बता दो कितना होगा। तो इसका मतलब सवाल तुम्हारा एसी का नहीं है, वो थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी को उसने ऐड कर दिया है। तो याद रखिएगा ये तो गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। कभी कभी सवाल ऐसे दे देगा कैसे, बोले भैया 50 कूलम का चार्ज फ्लो किया है
2 सेकंड में इस जगह से, तो इसका मतलब एवरेज करंट कितना होगा? 50/2। ठीक है सर जी। तो ये डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? आपका चार्ज फ्लो हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। इस पे सवाल करते हैं, सवाल करेंगे तभी मस्त फील आएगी। ये हमारा एवरेज करंट हो गया। उसी प्रकार से एवरेज ईएमएफ निकाल सकते हो। ठीक, मैं छोटा सवाल दे रहा हूं, सिंपल सा प्यारा सा सवाल। सपोज मैं बोलूं I बराबर 3t² है। क्वेश्चन में ये इसलिए करा रहा हूं, प्लीज ये मत सोचिएगा कि आसान सवाल इसलिए ताकि आप समझ पाओ और आगे बड़े बड़े सवाल खेल पाओ। ठीक है, आसान सवाल से कंसेप्ट समझो और फिर बड़े बड़े सवाल को फोड़ो। तो अगर मैं सिंपल कह दूं कि I बराबर 3t² है, तो इसका मतलब अब आपको क्लियर होना चाहिए एक करके कि भाई साहब इसमें इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, एवरेज करंट कितना होगा। जैसे सवाल पूछूं पहला, फाइंड करंट एट t बराबर 2 सेकेंड। तो अगर 2 सेकेंड पे मैं आपसे करंट पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? बोले सर 2 सेकेंड पे इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट है। आप बस दो टी की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 3 4 दिया 12 एम्पियर। ये चीज है, आ रही बात समझ में? लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि नहीं मुझे तो तुम बताओ एवरेज करंट बता दो कितना होगा एवरेज करंट, तुम बोलोगे सर एवरेज करंट इज इंटीग्रेशन ऑफ, बढ़िया तरीके से लिखेंगे देखो, दूसरा फाइंड एवरेज करंट। अब बोलोगे सर एवरेज करंट मतलब इंटरवल तो बताओ। मैंने कहा बता रहे फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। तो आप सीधा बोलोगे सर एवरेज करंट निकालना हो तो I को इंटीग्रेट कर दो। बोले कहां से कहां तक? 0 से 2, 0 से 2 आओ इंटीग्रेट करो। I की वैल्यू कितनी है भाई साहब? बोले सर I है 3t² और नीचे dt का इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 से 2। हल्का लग रहा है? फिजिक्स यही है। तब कहां बनेगा? जब इस फंक्शन को बदल दूंगा मैं। इस फंक्शन को मैं अगर इसमें कुछ इसकी जगह कोई खतरनाक फंक्शन रख दूंगा तब सवाल मुश्किल बन जाएगा। ठीक है सर, ओके। वैल्यू पुट करो भैया। देख TQ का इंटीग्रेशन TQ/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 8। ठीक है, सॉल्व करना खुद। और dt का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 4। तो एवरेज वैल्यू तो आ जाएगी 4 और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है? 12। क्लियर है? TQ 2 3 4 2 8 बटे 2 4, बिल्कुल सही बात है। आगे बात समझ में? तो ऐसे करते हैं। अच्छा, कभी कभी हो सकता है तुम्हें ग्राफ के साथ खेल दे, कह देगा भैया ये I है और ये T है। मैंने कहा ठीक है, कोई भी उसने इस प्रकार का सपोज ग्राफ बना के दे दिया। ठीक है, और मैं एवरेज वैल्यू पूछूं तो भाई ये इंटीग्रेशन आइडेंटिटी है क्या? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर एरिया अंडर कर्व। सर ये क्या है? बोले सर ये तो एरिया हो गया ना, और ये क्या है? टोटल टाइम। तो कल को अगर आपको ऐसे सिंपल जेएमएस लेवल के सवाल देखने के लिए मिले तो आप ये कर दीजिएगा। बोले I वर्सेस T दे दिया, बोले बता दो एवरेज वैल्यू क्या होगी। अब एवरेज करंट होता है कुछ भी होता। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? बोले सर इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या देगा? एरिया। सर एरिया एवरेज करंट देगा? नहीं, एरिया को टाइम से डिवाइड करना वो एवरेज करंट देगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, आप सीधा बोलोगे एरिया बटे टोटल टाइम। कौन सा टाइम, कौन सा एरिया? सर जिस टाइम के बीच में आप एवरेज करंट पूछ रहे हो उस टाइम से उस टाइम के बीच में एरिया निकाल दो, टाइम से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। तो एरिया बटे टाइम इज एवरेज करंट। क्लियर? तो एरिया क्या देगा? चार्ज फ्लो देगा यार। ये क्या है? ये क्या है? एरिया इंटीग्रेशन बाय dx होता है, तो एरिया क्या देगा? डेल्टा क्यू। भाई अगर करंट है तो चार्ज तो फ्लो हुआ ही होगा ना। तो ये चीज है। तो अब मेरी बात समझो, ये वाला जो पोर्शन है जो मैं यहां पे चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया, ये अल्टरनेटिव करंट में हम ज्यादा पूछते नहीं, हम टॉपिक पे स्टिक रहते हैं और हम लोग यहां पर केवल डिस्कशन करेंगे अब करंट पर। तो करंट की एवरेज वैल्यू पूछी जाए, आप चुपचाप उसको इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? और इंटीग्रेट करके टाइम से डिवाइड करना जरूर भूलें। इस फॉर्मूला में वैल्यू आप पुट कर दें, और अगर ईएमएफ अगर आपको दे दे एवरेज तो उसमें भी आप चुपचाप यहां पर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो आप यहां ईएमएफ की वैल्यू पुट करके एज इट इज उसको इंटीग्रेट कर दें। तो ये आप पहले नोट करें, ये हो जनरल सवाल। इसके बाद हम चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, जो हमें इस सवाल में खेलना है कायदे में। पहले इसको नोट करें। हो गया? चलो अब यार एक बात बताओ, अगर मैं यहां बात करूं, ये हमने अल्टरनेटिव करंट पैदा किया था। ठीक है सर, यार ये जो ओमेगा था, क्या इस ओमेगा को मैं 2π/T लिख सकता हूं? है तो सर्कुलर मोशन वाला ही ओमेगा ना, ये घूम रहा है। एक चक्कर कितनी देर में काटेगा? सपोज वो कैपिटल T टाइम में काट रहा है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2π/T हो जाएगा। रेवोल्यूशन यार, सिंपल सी बात है। तो ठीक है सर, तो कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको जो है ओमेगा बराबर 2π/T मान लूंगा। बात समझ में आ रही है? समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वैसे तो मुझे रेवोल्यूशन बोलना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान से अभी सर्किल निकल गया, तो इट्स ओके। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज मैं ये वाला पार्टिकल पकड़ूं और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, श्यूं टपाश, तो ये वाला जो पार्टिकल है पूरा एक चक्कर काटने के बाद, पूरा एक ऑसिलेशन करने के बाद कहते हैं, या रेवोल्यूशन के बाद कहते हैं, या चक्कर काटने के बाद कहते हैं ठीक है उसने अपना सर्किल जो भी कंप्लीट किया है उसमें अगर कैपिटल टाइम T लगा है उसको, तो ओमेगा 2π/T के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। इसके बाद फिर अब हम चलते हैं मैथ्स के बाद एक दो सवाल मैं आपको कराऊंगा, फिर कुछ सवाल मैं आपको दूंगा। ध्यान से देखिएगा कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि I बराबर है I0 sin ω t, वेयर ओमेगा क्या है? 2π/T के बराबर। ठीक है सर, ये अल्टरनेटिंग करंट है। बेसिकली वो करंट है जो हमारे घर में आ रहा होता है, हमारे घर में जो बिजली आती है, ये वही वाला करंट है। I बराबर I0 sin ω t। ये ही हम ऑल दो अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे एग्जांपल है,
आप समझो मेरी बात को, मैंने यहां जितने ये सारे अल्टरनेटिंग करंट है, ध्यान से सुनना सर, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये वाला साइनसोइडल, ठीक है सर, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, कहां गया ये वाला भी, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन हमारे घर में जो आता है, हम जो इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, हमारे घर में जो बिजली आती है वो ये वाली आती है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले एवरेज वगैरह मैंने आपसे पूछा था यहां पे थोड़ी देर पहले कि एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, उसी तर्ज पे मैं कुछ सवाल आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और फिर सवाल आपको करने का, मैं आपसे कुछ सवाल करने का मौका दूंगा, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सवाल क्या है? क्वेश्चन, इफ I बराबर इतना, फाइंड एवरेज करंट। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं बच्चा? बोले भैया एवरेज करंट बता दो। बोले कहां से कहां तक? बोले एवरेज करंट बता दो फ्रॉम T बराबर 0 टू T बराबर कैपिटल T। पहला सवाल तो हो गया आपका ये। अब तुम कहोगे सर ये तो मैथमेटिक्स है पूरी की पूरी। मैंने कहा बिल्कुल, तो ये मैथ्स मैं कर देता हूं, ठीक है, दूसरी मैथ्स मैं तुमसे पूछ लूंगा। बोले ठीक है सर जी, ओके। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछूंगा, आप सीधा बोलोगे सर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या बोला था सर? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आई की वैल्यू बताओ। बोले आई की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने कहा करेक्ट है, इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आई नॉट तो आ गया कॉमन निकल के बाहर, ओमेगा यहां से आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस, तो यहां आप लिखोगे माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है सर जी, बड़ा सा डंडा 0 से कैपिटल टी अपॉन नीचे dt का इंटीग्रेशन आप लिखोगे t, और 0 से कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी। मैं लिमिट भी रख देता हूं। ये कहानी हो गई है, क्लियर है? मैंने कहा हाँ भाई साहब क्लियर है। मैंने कहा चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोले आ जाओ चलो सर सॉल्व करते हैं। मैंने कहा अगर मैं सॉल्व करूं तो देख, I नॉट बटे नीचे ओमेगा टी बाहर आ गया, ये ओमेगा टी बाहर आ गया, अंदर माइनस है, माइनस भी कॉमन बाहर निकाल ले। ठीक है सर, अब जब लिमिट रखोगे तो कॉस ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, इंटू टी की जगह कैपिटल टी रख दोगे, माइनस कॉस, और ये टी की जगह 0 पुट कर दोगे। ये मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट रख रहा हूं, ठीक है। जो ओमेगा टी था ना, तो टी की जगह मैंने एक बार कैपिटल टी रख दिया, माइनस एक बार स्मॉल टी की जगह मैंने 0 रख दिया। ठीक है सर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो ये आंसर क्या जा रहा है। बोले सर ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, cos 2 पाई। cos 2 पाई क्या होता है? cos 360 डिग्री क्या होता है? 1, और cos 0 भी क्या होता है? 1। तो 1 में से बन गया क्या हो गया? 0। इसका मतलब एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? बोले एवरेज वैल्यू 0 आ गई, और आना भी चाहिए थी। बोले क्यों आनी चाहिए थी? मतलब भाई ये वो होता, मैं करंट का डायग्राम देख ये बना के दिया हूं तुझे, ये वाला I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन दिया हूं, सॉरी, तो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ऐसा बनेगा, इस प्रकार का साइनसॉइडल है सर ये। मैंने कहा हाँ भाई साहब, ये टी हो गया, ये आई हो गया। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि साइन का ये ग्राफ ऐसा है कि अगर ये वाला एरिया ए है तो ये वाला एरिया भी ए हो जाएगा, अगर ऊपर वाला एरिया प्लस है तो नीचे वाला एरिया माइनस हो जाएगा। तो इफेक्टिव एरिया कितना हो गया? ऊपर ए नीचे माइनस है, तो इफेक्टिव एरिया कितना हो गया? 0 हो गया। तो आप यहां से भी देख सकते हो, जो हमने यहां देखा था, बोले सर एरिया ही 0 हो गया इफेक्टिव वाला, ठीक। कैपिटल टी टाइम तक नेट एरिया क्या हो गया? 0, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इसलिए यहां पर एवरेज वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई। हां, अगर मैं ये आपसे पूछता कि सर ये तो था 0 मान के चलो, ये है आपका t/2 क्योंकि आधा ऑसिलेशन हुआ, और ये है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी तक तो जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, नेट 0 आ गया, मैथ से भी करके देख लिया। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि फाइंड द एवरेज वैल्यू, मैंने कहा हाँ भाई साहब फ्रॉम 0 से t/2 तक के लिए बताओ, t/2 तक के लिए मतलब यहां से यहां तक के लिए बताओ। तो यहां से यहां तक तो ऊपर वाला एरिया है। बोले हाँ सर, तो मैंने कहा तो ऊपर वाला एरिया निकाल ले और उसको डिवाइड कर दे टाइम से, खत्म कहानी। तो ये ऊपर वाला एरिया, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, ऊपर वाला एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स में चैप्टर आता है एरिया अंडर कर्व, आप चाहो तो वहां से निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें? हम सीधा बोला सर सेम ही तो रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा सर, यहां तक सब कुछ सेम है। मैंने कहा सेम कहां है? बोले सर एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो ना। मैंने कहा हाँ भाई एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एवरेज क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी बट इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है सर जी, लिमिट रखो कहां से कहां तक? बोले t/2 तक कह रहा है, तो मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, t/2 लिमिट रख दूंगा, खत्म। मैंने कहा ठीक है भाई साहब और बताओ। बोले सर t/2 तक रखोगे तो ये t/2 आ जाएगा, ये t/2 आ जाएगा। बोले अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसको, नेक्स्ट पेज पे ध्यान से देखना, मैं फाइनल आंसर लिखूंगा इसके बाद, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि यही सॉल्व करूंगा खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देख क्या है ये, आई ओमेगा, चेक करके देखो, आई नॉट बाई ओमेगा, और नीचे कौन है? t/2, ठीक है भाई साहब, ये हो गया, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन ओमेगा टी, साइन था कॉस था, आई थिंक कॉस था, कॉस ओमेगा टी बड़ा सा डंडा 0 से t/2, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, माइनस आई, ठीक है, ओमेगा क्या लिखोगे? 2 पाई बाई टी इंटू t/2, ठीक है भैया, कॉस ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई टी, एक बार टी की वैल्यू t/2 पुट कर दोगे, माइनस एक बार टी की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, क्लियर है? ठीक है, इक्वल टू, अब देख माइनस आई, ठीक है भाई साहब, टी से टी गया, 2 से 2 गया, पाई नीचे आ गया, ओके नेक्स्ट। सर 2 से 2 मारा, टी से टी मारा, cos पाई इज -1 और cos 0 1, ये माइनस cos 0 इज 1, ये कितना आ गया? -2 पाई, और ये कौन है? माइनस 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 प्लस, ये निकल के आ कितना आ गया? 2i अपॉन पाई। दैट मींस ये वैल्यू कितने निकल के आ गई? 2i नॉट अपॉन पाई, और इसका सॉल्यूशन सॉल्व, नेक्स्ट पेज। आगे बात समझ में?
क्लियर है? तो इसका मतलब अब ये आना ही था यार, 2i0 अपन पाई तो आना ही आना था, ठीक है सर। तो हमने कैपिटल टी तक निकाला, 0 आ गया, t/2 तक निकाला, 2i अपन पाई आ गया। मैंने कहा ठीक है। मान ले मैं ऐसा पूछूं इसका अगला सवाल, बोले हमें तो t/4 तक बताओ आप, ठीक है? बोले ठीक है सर जी, आ जाओ ये भी देख लेते हैं। बोले सर हमें तो, मैं नेक्स्ट पेज पे हम यहां पे जाके लिख रहा हूं, बस आप देखो। बोले सर तीसरे पार्ट, हमें तो बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर t/4। तो आप फिर से बोलोगे, मैं एक बार फिर से कर देता हूं। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपका डर खत्म हो जाए। बिलीव मी, मैं ये काम भी कर सकता था कि मैं पहले से लिख के सब एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाता, उससे मेरा काम और आसान हो जाता। 15 मिनट की चीज 3 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन उससे आपका डर बना रहता कहीं ना कहीं। मैं आराम आराम से एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, आराम से देखो, आराम से कंफर्टेबली उस चीज को डाइजेस्ट करो, और जब मैं तुम्हें सवाल दूंगा तो आराम से करना, ठीक है? अभी लर्निंग स्टेज में पहला चैप्टर है अभी, अब वो भी उसमें मैथ्स ज्यादा है, ठीक? बोला ठीक है सर। बोला सर ने बोला था क्या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट? मैंने कहा हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। आई कितना बोला था? आई बराबर, मैं फिर से लिख देता हूं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है सर, ओके। आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बोले कहां से कहां तक? बोले 0 से t/4 तक, 0 से t/4 तक। मैंने कहा चलो आ जाओ इंटीग्रेट करो। आई नॉट बाहर आ गया, ओमेगा डिवाइड में बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन कॉस में आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, बड़ा सा डंडा 0 से t/4। क्लियर है? dt का इंटीग्रेशन t, और t रखोगे तो क्या आएगा? t/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है? मैं सॉल्व करा के दिखा देता हूं, क्योंकि मैथ्स है, मैं ये नहीं कह सकता कि खुद कर लेना करके। नहीं नहीं भाई, मैं खुद ही करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, आपको भी करने का मौका देंगे सवाल को। इक्वल टू देख, माइनस आई नॉट बटे ओमेगा इंटू t/4, ठीक है? ठीक है सर। कॉस ओमेगा टी की जगह अब आराम से वैल्यू पुट करो, कॉस ओमेगा इज 2π/t, एक बार स्मॉल टी की जगह t/4 पुट करोगे, माइनस, और एक बार 0 पुट करोगे, कॉस 0, ठीक है सर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इज 2π/t इंटू t/4 इंटू ये t से t कैंसिल आउट हो गया, cos π/2 इज 0 माइनस cos 0 इज 1, ठीक? ठीक है सर। दैट मींस अगर तू ध्यान से देखेगा किसके बराबर जा रहा है, ध्यान से देखो भैया, t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 बार मार दिया, 2 बार 2 ऊपर चला गया, तो माइनस ये माइनस प्लस हो गया, ये फिर से निकल के आ गया 2i0 बटे पाई। मतलब समझ रहा है, जो पहले आया था वही आपका आ गया है, t/4 तक वही आ गया है, ठीक है? और ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर तू ध्यान से नोटिस करे ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान से देख, मैं इसका बड़ा बढ़िया तरीका तुझे यहीं पे फील दिला देता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। बोले भाई देख, इधर था करंट, इधर था टाइम। मैंने कहा हाँ भाई, आप इस फंक्शन के साथ खेले हो? मैंने कहा बिल्कुल। बोले इस फंक्शन के साथ अगर खेले हो तो ठीक है ना, ग्राफ बनाओ इसका। कैसे ग्राफ बनेगा? ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक? ठीक है सर जी, ऐसा ग्राफ बनेगा, लाइक दिस, ठीक है यार, अब समझ रही, बिल्कुल एग्जैक्ट ही है, ठीक? अब तू एक बात समझो कि अगर मैं यहां पर कुछ छोटी छोटी लाइन खींच लूं, ध्यान समझना, ये देख, क्या ये बात सच है? ध्यान से समझना एक ही बार में, कि ये जो एरिया था और ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया सेम थे, मुझसे नहीं बने सेम, लेकिन थे तो सेम यार, है? हाँ बोले सब बिल्कुल सही बात है, सिमेट्रिक फंक्शन है, एक्स एक्सिस के अबाउट। बोले ठीक है सर जी, सिमेट्रिक तो समझ गया, ये साइन का फंक्शन, जैसे जैसे इधर ऐसा होता वैसे इस साइड आके बन जाता, मतलब जो एरिया ऊपर है वही एरिया नीचे है। मैंने कहा ठीक है, तो जब ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम थे, ये प्लस ये माइनस, तो कंप्लीटली इफेक्टिव एरिया क्या हो गया? 0 हो गया। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से देखना इसके बाद। बोले ठीक है सर, लेकिन अब जब मैंने आधे तक के लिए पूछा, यहां तक के लिए पूछा, तो ये एरिया बटे टाइम से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 2i0 अपॉन पाई आ गया। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा अब तू एक बात बता, अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच लूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ये समझ गया तो मजा ही आ जाएगा तेरे को यहीं पर ही। अगर मैं एक लाइन खींच लूं, अब मैं आपसे पूछूं कि एक एरिया मैंने ले लिया ये वाला, और एक एरिया मेरे भाई मैंने ले लिया ये वाला, कौन सा एरिया बड़ा है? तुम कहोगे सेम है। तुम कहोगे सेम एरिया है, तुम कहोगे भैया ये वाला एरिया वाले एरिया दोनों सेम है, सिमेट्रिक है, जैसा इधर वैसा इधर। तो मैंने कहा अब ध्यान से सुनना, अगर मैं टाइम खेलूं, ये टाइम क्या था? 0, ये टाइम क्या होगा? t/2, ये टाइम क्या हो जाएगा? कैपिटल T, और ये टाइम क्या होगा? t/4। अगर ये वाला एरिया A है तो ये वाला एरिया भी A ही होगा। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो तू ध्यान से देख, अगर मैं ऐसा बोलूं कि t बराबर 0 से लेके t बराबर t/2 तक, मतलब हाफ साइकिल के लिए मैं बात करूं, अगर मैंने यहां से लेके यहां तक के लिए मैं बात करूं, और मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो तू क्या ये बोलेगा? टोटल एरिया बटे टोटल टाइम। कितना आ गया ये? 2a 4a/t। मैंने कहा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ये आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। और वहीं अगर मैं आपसे पूछता, नहीं मुझे तो बताओ t बराबर 0 से लेके t बराबर t/4 तक के लिए बताओ, मतलब क्वार्टर एरिया, क्वार्टर एरिया, क्वार्टर एरिया के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताओ, मतलब मुझे तो बस यहीं तक के लिए बताओ, ये वाला सवाल 0 से लेकर t/4 तक के लिए, यहीं तक के लिए बताओ। तू कहेगा सर यहीं तक का गुलाबी एरिया मान लो, जो कि कितना है? मैंने कहा a है, मान ले, a की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है a है, बट इतना टाइम मतलब t/4,
ये कितना आ गया 40 बाई, ये भी सॉरी 4a बाई टी, ये भी 4a बाई टी, ये भी 4a बाई टी। समझा? नहीं तू नहीं समझा, समझ गया? अरे भाई यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, मतलब समझ रहा है? तू टी बाई 2 तक निकाल तो भी एवरेज वैल्यू आई, टी बाई 4 तक निकाल तो भी एवरेज वैल्यू आई। इसका मतलब टी बाई 2 तक और टी बाई 4 तक एवरेज वैल्यू सेम रहनी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, तो सेम रही भी। देख जब तूने टी बाई 4 तक सॉल्व किया तो 2 आई नॉट अपॉन पाई निकल के आई, और जब तूने टी बाई 2 तक सॉल्व किया तो 2 आई नॉट अपॉन पाई निकल के आई। समझ मारी बात? इसका मतलब ये हुआ अगर ये चीज तूने कैच कर ली तो मैं चाहूंगा कि चाहे तो तू इसको एज ए रिजल्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता है कि मैं अगर तुझसे ऐसा बोलूं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का, सपोज मैंने ग्राफ दे दिया आई वर्सेस टी का, और तुझे समझाने के लिए मैंने यहां पे कुछ कुछ लाइन खींच दी ऐसी, और मैंने भैया रंग भर दिए ताकि तू बढ़िया तरीके से समझ पाए। हरा, गुलाबी, लाल, सफेद, ऐसा। ठीक है, ये अपनी तरफ से रंग भरे मैं तुझे समझाने के लिए। ठीक, तो मैं अगर आपसे पूछता कि भाई मुझे ये बताओ t बराबर 0 से लेके t बराबर कैपिटल T तक बताओ एवरेज वैल्यू कितनी आई, तो आपने देखा, क्या देखा? 0। क्लियर है? जितना एरिया ऊपर ये 0 है, t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 कैपिटल T। ठीक, ये उसी, ये तो आपने आई नो इतनी चीजें आपको पता होगी, नहीं तो टी की वैल्यू कैपिटल टी पुट कर देगा तो आई 0 निकल के आ जाएगा। ये वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं, ये आप निकाल सकते हो मैथमेटिकली भी। ठीक है, ऑल दो एसएचएम में भी आप देखते थे पहले, इस प्रकार के क्वेश्चन वहां देखने के लिए मिलती थी। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो ये एवरेज वैल्यू करके कितना होगा 0। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई हमें बताओ टी बराबर 0 से लेके टी बराबर टी बाई 2 तक, ठीक, यहां से लेके यहां तक, तो ये आई 2 आई नॉट अपॉन पाई। अब मैं चाहता हूं कि आप ये याद कर लें यार, क्यों मैं नहीं चाहता उस टाइम पे अगर डायरेक्टली, क्योंकि हमें खेलना किसके साथ है? साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ, तो क्यों ना इसकी एवरेज वैल्यू याद ही कर ले क्लास में, मैं याद करा दूंगा आज की क्लास में सब। ठीक है सर, बोले सर ठीक है सर, टी बराबर 0 से लेके अगर मैं टी बराबर टी बाई 4 तक कहूं तो मैंने कहा देख यहां तक का एरिया जो भी है उतने एरिया यहां तक, मतलब यहां तक का एरिया 2a हो गया, 2a एरिया टी बाई 2 टाइम में हुआ है, तो यहां से यहां तक का एरिया a एरिया टी बाई 4 में हुआ है, तो ये दोनों एरिया बराबर थे, तो एवरेजिंग से फील आ गई है कि सर यहां पे कितना होगा? बोले सर यहां पर हो जाएगा सर 2 आई नॉट अपॉन पाई। इट इज सिंपल, लाइक अगर मैं ऐसे बोलूं कि तूने 4 सब्जेक्ट दिए, ठीक है, तेरे 4 सब्जेक्ट हैं, सब 4 सब्जेक्ट मैंने टेस्ट लिया, एक में तेरे सब्जेक्ट में तेरे आगे 50 मान के 80 नंबर, दूसरे में भी 80 आ गए, तो एवरेज अभी कितना एवरेज है? बोले 80 का है। तीसरे में भी 80 आ गए, तो अभी भी कितने एवरेज? 80 का है। ठीक है, समझा मैं क्या कहना? वो उसी तरह की कहानी चल रही है। ठीक है, ठीक है सर, ओके, खैर कोई बात नहीं। अब अगर तुझे इतना समझ में आया तो सोच के बता, अगर मैं टी बराबर टी बाई 4 से टी बराबर टी बाई 2 तक के बारे में बात करूं, मतलब यहां से यहां तक के बारे में बात करूं, तो तू खुद बोल सकता है सर यहां से यहां तक का एरिया तो ए ही है, और टाइम कितना हो जाएगा? टी बाई 4 हो जाएगा, तो एरिया बटा टी बाई 4। अरे सर यही चीज तो होगी, तो इसका मतलब एरिया फिर से वही आना है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फिर से वही आनी, 2 आई नॉट अपॉन पाई। यकीन ना हो तो इंटीग्रेट कर ले, ठीक है, यकीन ना हो तो इंटीग्रेट कर ले। ठीक है सर जी, खुद सोच। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, t बराबर 0 से लेके t बराबर 3t/4, इसमें मजा आएगा। 0 से अगर 3t/4 के लिए पूछूंगा, ठीक है, तो इसमें तेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अच्छा खासा। 0 से 3 मैं बोलूं कोई भी उठ पटांग टाइम के साथ खेले, जस्ट इंटीग्रेटेड, समझ मारी, जस्ट इंटीग्रेटेड। लेकिन हमारे शॉर्टकट तरीके से तो बता सकता है। बोले कैसे? बोले सर जी देखो इस एरिया को आपने क्या माना था? मैंने कहा ए। इसको क्या माना था? बोले ए। इसको क्या माना था? ए ए। ये सारे एरिया बराबर होंगे मैथमेटिकली। मैंने कहा ठीक है, तो सर अगर आप टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 3t/4 तक जाना चाहते हो तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या बोलोगे? सर टोटल एरिया, ऊपर कितना? ए, ऊपर कितना? ए, कहां तक जाना है? 3t/4 तक, तो 3t/4 तक का एरिया लेंगे, नीचे वाला एरिया माइनस ए बटे टोटल टाइम कितना हो गया? 3t/4। कितना आंसर आ गया सर? ये आंसर आ गया सर ए कैंसिल आउट हो गया, 4a अपॉन 3t, मतलब 4a अपॉन, अब देख 4a अपॉन t, ये केवल इतना था, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सके 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो तू चाहे तो तू सॉल्व करके लिख सकता है कि सर ये जो वैल्यू आएगी ना 2 आई नॉट अपॉन पाई का 1/3 आ जाएगी, क्योंकि नीचे 3 आ गया तो हम यहां 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप इतने डिटेल में जाओ, आप तो बस ये याद रख लो कि सर यहां से यहां तक का 2 आई नॉट अपॉन पाई है, यहां से यहां तक का भी 2 आई नॉट अपॉन पाई है, खत्म कहानी। आगे बात समझ में क्लियर है? और ये चाहो तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आप ये चाहो तो देख इसको ऐसे वेरीफाई करेगा, एवरेज वैल्यू करंट इंटीग्रेशन ऑफ आई dt 0 से लेकर 3t/4 तक इंटीग्रेट कर दो, आई साइन ओमेगा टी इंटू dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt जो किया जाएगा 3t/4। ये सॉल्व करना, यही आएगा, यही आएगा। करके देखो, देख ले, देख आई नॉट बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा 2π/t, और ये 3t/4 लिखना मत, देख ले तू। ठीक, ठीक है सर। साइन का इंटीग्रेशन कॉस लिमिट रख रहा हूं मैं, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पहले क्या रखेगा? 3t/4 माइनस कॉस 0, अब बाहर एक माइनस। ठीक, अब देख पाई से कोई नहीं कट रहा, सॉरी, ठीक है, टी से टी कट गया, 2 से 4 मारा 2 बार, और 2 चला गया ऊपर,
ठीक ठीक है। अब देख, यहां देख, टी से टी मार दिया, 2 से 4 को मारा 2 बार, cos 3 पाई बाई 2 बिकम 0, cos 0 बिकम 1, 0 माइनस 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 घर को गया, ये तुम्हारा -1 है और ये घर को चला गया, 2i0/3 पाई, 2i0/3 पाई। खैर मैं क्यों तुझे अननेसेसरी चैप्टर में कंफ्यूज करूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर कभी कोई भी किसी भी टाइम से किसी भी टाइम पर बकैती करे, चुपचाप इंटीग्रेट कर दे, खत्म कहानी। अरे बात समझ में? तो ये है कहानी इसके बीच की। तो आई होप ये 2i0/पाई अगर तू याद कर लिया तो ठीक है, ये तो याद कराऊंगा मैं, ठीक है, मैं याद ही कराऊंगा भैया, हाफ साइकिल के लिए 2i0/पाई होती है एवरेज वैल्यू। हरी बात समझ में? ठीक है सर। और हाँ एक चीज और, अगर मैं ty8 तक के लिए पूछता तो ये नहीं आती। मैं अगर आपसे कहता कि भाई ty8 तक के लिए बता, तो तू खुद सोच, ty8 तक का मतलब हो गया कि ये ty8 होता, तो ये वाला एरिया जो है वो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है छोटा है इस वाले एरिया से। समझ बात? तो ty8 तक के लिए कुछ और आएगी। बोले क्या आएगी सर? वो भी याद करेंगे। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं याद करने की, इंटीग्रेट कर लेना, खत्म। हम काहे इतना लोड ले भाई? समझ बात? जल्दी से नोट कर, ये सवाल मैंने कराए हैं, अब सवाल तू करके दिखा जरा। अब रुको 1 मिनट, ये सब आई डोंट थिंक ये लिखने की जरूरत है, ठीक है? लिखना चाहता है क्या इसको? ये चीजें डायल्यूट कर देगी, तेरा मन करे लिख ले, ना मन करे छोड़ दे इसको, ठीक है? चलो करो जरा, लिख लो सारी चीजें, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो। अच्छा तू स्क्रीन पॉज करके पीछे जाके तो लिख ही सकता है ना, नोट कर ले जल्दी से। चलो अब मुझे तुम 2-3 सवाल करके दिखाओ अभी। क्वेश्चन, i बराबर i0 साइन cos ओमेगा टी दे दिया मैंने, ठीक है? पहला सवाल, t बराबर 0 से लेके t बराबर कैपिटल T तक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताओ। t बराबर 0 से लेके t बराबर t/2 तक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताओ। t बराबर 0 से लेके t बराबर t/4 तक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताओ। चलती है, कर लिया? देख अब समय बचाने के लिए मैंने ये आंसर लिख दिया है, आप मैच करा लीजिएगा। 0 से कैपिटल T तक आप यहां पर i बराबर i0 cos ओमेगा टी dt वैल्यू पुट करोगे, इंटीग्रेट करो, cos का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, ओमेगा यहां डिवाइड में आ जाएगा, लिमिट रखोगे एक बार साइन की जगह यहां ओमेगा की जगह 2π/t रख दिया, एक बार कैपिटल T माइनस ये स्मॉल t है, एक बार t की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब ये मैथ्स से पूरी, फिजिक्स नहीं कही, इसलिए मैं कह रहा था चैप्टर में फिजिक्स बहुत, फिजिक्स कम, अभी मैथ्स ज्यादा आने वाली है, ठीक? सेम कहानी मैं यहां पर लिखूंगा, अगर t/2 तक बोलोगे तो इंटीग्रेट कर दोगे, 0 से कैपिटल t/2 तक, t/2 आ जाएगा, t/2 आ जाएगा, t/2 आ जाएगा, t/2 आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे फिर से 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहां पे t/4 तक की, तो आपको बड़े ही आराम से यहां पे t/4, यहां भी t/4 जब सॉल्व करोगे तो फिर से 2i0/पाई यहां पर आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद से सॉल्व करना बेटा, नहीं करोगे तो आगे अल्टरनेटिव करंट में जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक ठीक है सर, ओके। अब ये पता आना भी चाहिए था। बोले सर ऐसा क्यों आना चाहिए था? मैंने कहा भाई देख इसलिए आना चाहिए था, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है कॉस का, है ना? ऐसा ही तो होता है ना, आई वर्सेस टी, ये कॉस का ग्राफ हो गया। बोले हाँ सर। मैंने कहा तो भाई तो एक बात बता, इस ग्राफ में ये अगर 0 है तो ये t/4, हाँ सर, ये t/2, हाँ सर, ये 3t/4, हाँ सर, और ये कैपिटल T, ये यहां पर इस प्रकार से तुम्हें यहां पर चीजें दिख गई होंगी। हाँ, मगर अगर मुझसे ग्राफ ठीक से बना नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ ठीक से बनाऊं, ये अगर गुलाबी वाला एरिया है, ये अगर नीला वाला, सॉरी लग रहा है लाइन खींची नहीं है ठीक से, अब लाइन खींच गई है, ठीक ठीक है। ये अगर नीला वाला एरिया है, ये अगर सफेद वाला एरिया है, ये अगर लाल वाला एरिया है, ये भी नहीं खींची का, ये लेफ्ट खींच गई, ठीक। और ये अगर सपोज मैं कह दूं ये वाला एरिया है, तो ये इन सारे एरिया का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे ये एरिया निकाल, ये निकाल, मतलब अगर ये एरिया ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए ही होगा, ठीक। तो अब तू खुद सोच, कैपिटल T मतलब क्या हुआ? कैपिटल T मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक के बारे में बात कर रहे हो, 0 से कैपिटल T, तो यहां से लेके यहां तक तू चेक कर, ऊपर कितना एरिया आया, ए, माइनस ए प्लस ए, ऊपर एरिया हो गया 2a और नीचे एरिया हो गया -2a, तो ऊपर वाला इफेक्टिव एरिया जितना है उतना ही नीचे वाला इफेक्टिव एरिया, इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ गई मैथमेटिकली, और आनी भी चाहिए थी भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार 0 से t/4, 0 से t/2 पूछा, तो 0 से t/2 का मतलब हो गया इतना, तो कॉस का ग्राफ आपका ऐसा है कि इतने का मतलब ये वाला एरिया, क्योंकि ये एरिया दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो इफेक्टिव एरिया फिर से 0 हो गया, इसलिए t/2 तक की भी एवरेज वैल्यू यहां पर 0 आ गई। ठीक है भाई साहब, ओके ठीक है सर, ये एवरेज वैल्यू 0 निकल के आ गई। नेक्स्ट पीछे आते हैं, और 0 से t/4 मतलब केवल यहां से यहां तक जाने हो तो वो तो केवल एरिया a बटे t/4, और a बटे t/4, हाँ यहां से क्या बोलेगा, ये वाला एरिया बटे t/4 और ये वाला एरिया बटे t/4, ये तो हम पहले देख चुके हैं ना, एरिया बटे t/4 जब हमने सॉल्व किया था तो ये कितना आ रहा है, 2i0/पाई आ रहा था, तो इसलिए यहां पर आंसर भी आपका क्या आ रहा है, 2i0/पाई आ रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, क्या है ध्यान से सुनना। मतलब भाई साहब अगर सपोज करंट आ रहा है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, मतलब ठीक है, यहां ओमेगा क्या होता है? बोले ओमेगा होता है 2π/t या ओमेगा होता है 2πf, f इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर जी, इसका मतलब ये वो बिजली का ये वो करंट है जो बिजली हमारे घर आती है, ये हमारे घर में आने वाली बिजली है। मतलब ठीक है, मतलब अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब प्रॉब्लम ये होगी हमारे घर में जो लाइट आती है वो यही वाली आती है। बोले हाँ सर ये वाली आती है। मतलब इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है?
बोले सर इनकी एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए कितनी होती है? बोले पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है। मैंने कहा तो भाई एक बात बता, अब अगर ये करंट हमारे घर में आएगा, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी पूरे साइकिल के लिए? बोले 0 हो गई। तो अगर एवरेज वैल्यू 0 हो गई तो भाई साहब अब तू पुराना कोई भी चीज, तू पुराना, हम लोग करंट को मेजर करने के लिए एमीटर इस्तेमाल किया करते थे, एमीटर वोल्टमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा अगर उस एमीटर को मैं यहां लेके आ गया तो वो क्या रीडिंग देगा? 0। वो एवरेज वैल्यू की रीडिंग देता है, वो एवरेज वैल्यू करंट की रीडिंग देगा। तो क्या रीडिंग देगा? 0। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपने घर में मान के चल 6-7 एसी चलाऊं, तू अपने घर में मान के चल 15-20 एसी चला, तो जो है एक बेचारा जो है बिजली की बचत कर रहा है, वो एसी भी नहीं चला रहा है, वो केवल कूलर पंखा चला रहा है। तो हम तीनों के लिए एवरेज वैल्यू करंट क्या हो गया? 0। तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब किसने कितना ज्यादा करंट इस्तेमाल करा, किसने कितनी ज्यादा बिजली खाई? क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 आ गई। तो यहां एक छोटा सा पंगा आ गया, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूरे साइकिल के लिए 0 आ गई, तो आप इसका मतलब तो बिजली का मीटर का बिल आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? एवरेज वैल्यू तो 0 आ गई। अब भाई अब बिजली का जो मीटर है वो कैसे बताएगा कि आप मतलब रियल लाइफ में आओ, ठीक है, रियलिटी पे घर पे आओ, आप तो घर पे आ गए हो, आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हो। अभी तक जितनी फिजिक्स हमने पढ़ी है 12th क्लास में, अभी तक 12th क्लास वाली फिजिक्स हमने जितनी पढ़ी है अब तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के देख लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के देख लिया, ठीक है, उस पर बात करो, बाहर की चीज नहीं। जितनी फिजिक्स हमने अब तक पढ़ी है 12th क्लास में उस पर बात करो। तो जब उस पर बात करो तुम कहोगे हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर, एवरेज वैल्यू करंट तो 0 आ गई। तो 0 आ गई तो इसका मतलब बिजली का तो बिल ही नहीं आना चाहिए। तो पंगा हो गया भाई साहब, ठीक है। फिर कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है, कौन कम कर रहा है? कोई कम कर रहा है उसका भी बिजली बिल 0 आ रहा है, जो ज्यादा कर रहा है उसका भी 0 आ रहा है, ठीक। तो कैसे पता करें इस चीज को? ये बड़ा चैलेंजिंग सा टास्क था। बोले हाँ यार बात तो सही कह रहे हो सर। और इसमें सर ये आपने ऐसा क्यों बोला कि सर मीटर की रीडिंग 0 होगी? मैंने कहा इसके 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि भाई साहब एवरेज वैल्यू 0 हो गई है, पुराना जो मीटर है वो एवरेज वैल्यू रीड करके देगा, एवरेज वैल्यू 0 हो गई। दूसरी वजह यह है कि हमारे घर में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। चेक करके देख लेना, कोई भी तू चार्जर उठा के देख लेना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, कोई सा भी, तू चाहे तेरा अपना मोबाइल चार्जर उठा के देख लेना, मोबाइल का बक्सा उठा के देख लेना, पंखा घर में पापा जी पंखा खरीद के लेके आए हो, पंखे का बॉक्स अगर पड़ा हो तो जाके देखना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं तो पक्का तू देखेगा, मुझे पता है ढूंढ के निकालेगा, ठीक है। सन ने बोला हम देख के बता कहां लिखा है, तो देखना उसमें मैक्सिमम जगह, ऑलमोस्ट जगह 50 हर्ट्ज लिखा होगा। लिखा होता है सर, ये क्यों लिखा होता है? मैंने लिखा होता है हमारे घर में बेसिकली हम जितने अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं वहां पे आपको अक्सर ये डेटा नजर आएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आप अक्सर देखिएगा, क्योंकि हमारे घर में जो लाइट आती है, बिजली जो आती है वो इस फॉर्म की आती है। 220 वोल्ट का मतलब क्या है वो समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद। इसका मतलब जो तू सोच रहा है वो नहीं है, इसका मतलब कुछ और है, ठीक है। लेकिन 50 हर्ट्ज लिखा हो, दैट मींस इसका मतलब ये हो गया कि सब फ्रीक्वेंसी 50 है। फ्रीक्वेंसी 50 का मतलब समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे। पुरानी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन उठा ले। अगर मैं बोलूं भाई साहब एक पंखा है 1 सेकंड में 5 चक्कर काट रहा है, टिंग 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 टिंग, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। याद है ना फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे, ठीक है सर जी, ओके। इसका मतलब भाई साहब 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन हुए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं सपोज मैं आई वर्सेस टी यहां बनाना चाहूं, आई वर्सेस टी का ग्राफ, तो 1 सेकंड में मुझे 50 ऑसिलेशन दिखाने, मतलब 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, 5, 6, 7, 8 और ऐसे 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 करके कितने 50 ऑसिलेशन। तो जो हमारे घर में जो लाइट आती है उसमें 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसका मतलब इस केस में क्या हुआ होगा कि करंट 1 सेकंड में 100 बार 0 हुआ होगा। 100 बार का ही बोल दिया। मैं कहा भाई ये बता, ये है अल्टरनेटिव करंट। सपोज आई बराबर आई वर्सेस टी का ग्राफ ये बना दिया। मैंने कहा हाँ सर ये बना दिया। तो एक चक्कर में कितनी बार 0 हुआ है? अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं पहले वाले को, ये हुआ है 2 बार 0 हुआ है करंट। इसका मतलब सर करंट 2 बार 0 हुआ है। मैंने कहा हाँ, 1 सेकंड में करंट 2 बार 0 हुआ है एक साइकिल में। और अगर 1 सेकंड में अब अगर मैं अपने घर में आने वाली बिजली के बारे में बात करूं, वहां फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि सर ये तो आपने एक ऑसिलेशन बनाया, ये तो छोटा सा बनाया ये वाला, ऐसे कितने बनाने पड़ेंगे? 50 बनाने पड़ेंगे। तो एक ऑसिलेशन में 2 बार करंट 0 हुआ, तो 50 ऑसिलेशन में 100 बार 0 होगा, तो 100 बार 0 हो गया करंट, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में जो हमारे घर में बिजली आती है, बिजली मतलब बल्ब, मतलब समझ रहा है ना, वो जो बल्ब आता था सूर्या वाला बल्ब, सूर्या ओरिएंट है ना, गांव में जो बल्ब मिलता है, मैं उस बल्ब के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे एलईडी या ये सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं उस बल्ब के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 100 बार करंट 0 हुआ है। तो सच्चाई ये कहती है कि 1 सेकंड में 100 बार बल्ब बुझा है और जला है। मतलब बल्ब जो जल दिखता है ना बाजार में तुझे, जो मिल रहा होता है वो वार्म लाइट वाला जो बल्ब दिख रहा होता है, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा जो नॉर्मल बल्ब दिखता है बाजार में जो बिक रहा होता है, ठीक है, या जो हम गांव में इस्तेमाल करते हैं, गांव में कभी कभी होता है ना, खेत में भी इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, ठीक है। सपोज जा रहा है खेत के पास से लाइट होकर गुजर रही है, वही हल्का सा कटपट मारा और तार वार जला के बल्ब लटका दिया एकदम, गांव में देखा होगा अक्सर। तो वो जो बल्ब आता है, तो उस बल्ब के बारे में अगर बात करें तो वो बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलना बुझ रहा होता है। मतलब ऐसे जलता नहीं है, वो ऐसे 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 जलता बुझ रहा होता है, क्योंकि 1 सेकंड में 100 बार जलना और 100 बार बुझना ये हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें वो अप्रोक्सीमेटली जलता ही दिखता है। अगर 1 सेकंड में यार, अगर 1 सेकंड में 2 बार जलता बुझता टुई टुई,
तो तुझे नोटिस भी होता, 3 बार भी होता टू 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 तो भी तो नोटिस होता, 5 बार भी होता टू 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 1 सेकंड में तो भी तो हो सकता है नोटिस होता, लेकिन 1 सेकंड में 100 बार चल रहा है, बुझ रहा है। तो ये चीज हमको नोटिस, एक्चुअली हम उसको अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, हमें तो बस जलता हुआ दिखाई देता है। तो वो बल्ब जल जरूर रहा है, लेकिन 1 सेकंड में 100 बार बुझ भी रहा है वो, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में 100 बार उसमें करंट की वैल्यू 0 हो रही है। सारी बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। तो ये चीज, ये बिजली थी जो हमारे घर में आती है, ये सिंपल लाइक जैसे बोलो ना पंखा है, फैन है, और फैन को फुल मोड पे ऑन कर दे तू, अब मैं तुझसे कहूं बाहर चला जा और फुल मोड पे ऑन कर दिया, अब मैं आ जाऊं, मैं तुझे बुलाऊं अंदर, अंदर आ जा, अब बता फैन को देख के कितनी पंखुड़ियां हैं उसमें, तो तू देख नहीं पाएगा, तू किसी पर्टिकुलर पंखुड़ी पे भी फोकस नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा तेज वो घूम रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, तेरी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो वही बात है। और भले ही मैं उसमें सपोज मैंने, अगर तू कहेगा हमें पता पंखे में 3 पंखुड़ियां होती है, हम तो दे देंगे आंसर, मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी पंखुड़ी ले लूं 5 6 7 और फिर नचा दूं फुल स्पीड पे, फिर नहीं बता पाएगा तो पंखे की पंखुड़ी कितनी है, ठीक है ना। अगर वो धीरे चल रहा हो तो तू बता देगा, एक एक एक, ये नहीं दूसरी 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 दूसरी, धीरे चल रही हो तो बता देगा, लेकिन बहुत तेज अगर चलाऊंगा फिर तू नहीं बता पाएगा। तो सेम केस आपकी यहां पर है। तो कुल मिला के मैं लौट के वापस आता हूं, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बोले 50 हो गई, ठीक है सर। तो ये पॉइंट मैं क्यों लेके आया अचानक से, मैं पॉइंट इसलिए लेके आया कि अब अगर तू करंट मेजर करना चाहेगा, ध्यान से सुनना, अब तू करंट अगर मेजर करना चाहेगा तो अभी तक जितनी फिजिक्स हमने पढ़ी है उस फिजिक्स में हमारे पास कौन है, एमीटर है। तो याद कर, एमीटर ये हुआ करता था इस प्रकार से। तो मान ले एमीटर का 0 मैं यहां कह दूं थोड़ी देर के लिए, ये ले, ये एमीटर का 0 मैंने यहां कह दिया, इस तरफ मैंने बोल दिया मान के चलो +10, या इस तरफ बोल दिया मैंने -10, +10 -10 इस हिसाब से बना दिया जो डायरेक्शन शो करे, ठीक, ठीक है सर जी। एग्जांपल के तौर पे ये मैंने कौन सा वाला उठा लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला एमीटर उठा लिया, या गैल्वेनोमीटर उठा लिया, जो भी समझ ले, ठीक। तो अब तू मुझे एक बात बता, ये एवरेज वैल्यू रीड करके देगा, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, अभी देख लिया हम लोगों ने। तो रीडिंग क्या मिलेगी, 0। इसलिए सवाल तुम्हें मिलता है कि देखने के लिए कि अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले एमीटर और वोल्टमीटर यहां इस्तेमाल करूंगा तो मुझे रीडिंग 0 मिलेगी। इस 0 रीडिंग की एक वजह और है। बोले क्या वजह है, मैंने कहा भाई तू एक बात बता, ये फ्रीक्वेंसी है जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला है, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसका मतलब ये करंट कितनी बार 0 हुआ है, बोले 100 बार 0 हुआ है। मतलब तू ये समझ कि भाई साहब एक चक्कर में, अभी सपोज एक ऑसिलेशन में अगर उसकी वैल्यू +10 थी मान के चल, तो फिर -10 भी अचीव हुई है। मतलब एक चक्कर में +10 से -10 भी गया है, और एक सेकंड में कितने चक्कर हुए, 50। तो भाई एक सेकंड में सुई को ऐसे चला कि 50 बार इधर से उधर चली जाए। ये सुई क्या है, बोले एक बार ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और ऐसे 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 जो हाथ कर रहा हूं, ये एक सेकंड में 50 बार होना चाहिए, 50 चक्कर होने चाहिए एक सेकंड में। सुई पगला जाएगी, कहेगी बसंती थोड़ी ना हूं, ठीक है। सुई कहेगी मेरी बस की बात ना है, मेरा इनर्शिया मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा। अब एक सेकंड में 2 चक्कर के बारे में क्या तो सोच भी लेगी, 5 भी सोच लेगी, 6 भी सोच लेगी। कह रहा तू भाई 50 चक्कर काट एक सेकंड में, वो ये ऐसे 50 पगला जाएगी पूरी तरह, कहेगी क्या है ये, मैं मुझे बहुत हाई लेवल, मेरा इनर्जी अलाउ नहीं करेगा इस चीज को, तो मना कर देगी, वो वहीं पड़ी रहेगी। दैट मींस इसीलिए सवाल आपके सामने आता है कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले एमीटर और वोल्टमीटर का इस्तेमाल मैं यहां करूं तो उनकी रीडिंग क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। आप समझ मारिए, तो सब 0 मिलेगी, तो इसका मतलब बिजली का बिल तो 0 आना चाहिए। तो फिर कैसे मेजर करेंगे यहां पर, फिर हमारे घर में बिजली का जो बिल आता है, इतने यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली आपने, या जो है यहाँ पे जो आप बताते हो कि एसी के सवालों में इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो कैसे पता लगाएं उस करंट की वैल्यू को। कहना अलग बात है कि इतना करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगाओगे, बताओगे कैसे, दिखाओगे कैसे कि 10 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है या 20 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है इस टाइम पर। तो उसके लिए हम यहां पर स्पेशल काइंड ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर लगाते हैं। क्लियर है, स्पेशल काइंड ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं, जिनका नाम होता है हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर। समझ मारिए, हॉट वायर एमीटर अलग तरह का मीटर होता है, ये पुराना वाला मीटर नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करके देता है। उसी प्रकार से पहले वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते थे, यहां पर मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हॉट वायर वोल्टमीटर। तो अभी जब इतनी कहानी मैंने सुनाई दी है, तो बस इसको तू एक लाइन में लिख ले, ठीक है, एसकेसी बना के खोपचे में लिख ले, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले एमीटर और वोल्टमीटर, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले एमीटर और वोल्टमीटर का इस्तेमाल, एमीटर और वोल्टमीटर का इस्तेमाल अल्टरनेटिंग करंट में करूं, तो उनकी रीडिंग 0 मिलेगी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे एवरेज वैल्यू 0 और दूसरा लिख ले बसंती पगला जाएगी। बस इतना लिख ले तो समझ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख ले एवरेज वैल्यू 0 और फिर लिख दे बसंती पगला जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिख, एसी में, एसी का मतलब चलने वाला एसी नहीं भाई, अल्टरनेटिंग करंट, एसी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, लिख एसी में
आई और बी को मेजर करने के लिए, एसी में आई और बी को मेजर करने के लिए हम अलग तरह के हम अलग तरह के एसी वाले एमीटर और वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अलग तरह के एसी वाले, मस्त ऑफलाइन वाली फील आ रही हो ये एसी वाले एमीटर और वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं, जिनको हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर कहते हैं। जिनको हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर कहते हैं, जिनकी वर्किंग बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। जिनकी वर्किंग बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। बस लिख ले, बस इतना ही, इसके अंदर नहीं घुसेगा कोई, इसके अंदर नहीं पूछने वाला कोई, ठीक है? बस इतना याद रख ले, खत्म। तो ये कहानी, चर्चा कहां से शुरू हुई? मैं वापस लौट के जाता हूं चैप्टर पे। ये चर्चा मेरे भाई वहां से शुरू हुई कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई 0, तो भैया बिजली का बिल नहीं आना चाहिए था क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 मिल जाती है। तो सर, मैं लौट के फिर वापस पुरानी जगह चल रहा हूं, अभी थोड़ा आगे चला गया था, फिर पीछे आ जाता हूं मैं। बोले तो सर हम क्या करें? मैंने कहा तो क्या करें? फिर हमने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? मैंने कहा हमने एक तरीका निकाला कि क्यों ना एक काम करें, ध्यान से समझना एक बात। क्या बोले? क्यों ना एक काम करें, किसी टाइम पर जितना करंट था उसका स्क्वायर कर दें। हाँ सर ठीक है सर, उसका क्या करते हैं मेरे भाई? स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। सर करंट ऐसे था ना, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव था, तो आपने नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दिया, मतलब जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया सब। मैंने कहा हाँ, उसका स्क्वायर कर दो। बोले ठीक है सर। और स्क्वायर का एवरेज निकाल लो, मतलब हर एक करंट की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, हर टाइम पे जो भी करंट था उसका स्क्वायर कर दिया, और उसका एवरेज निकाल लिया, स्क्वायर का एवरेज निकाल लिया। बोले ठीक है सर, स्क्वायर का एवरेज निकाल लिया, तो ये क्या आ गया? बोले सर ये तो स्क्वायर का एवरेज आ गया। मैंने कहा इसका अंडर रूट कर दे। बात समझ मारिए, तो क्या हो गया? बोले सर ये हो गया अंडर रूट। मैंने कहा हाँ भाई साहब, अंडर रूट किसका? बोले इसका स्क्वायर का एवरेज ले लिया। एवरेज मतलब मीन होता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? मीन। किसका मीन ले लिया? स्क्वायर का। किसके स्क्वायर का? करंट का। तो क्या बन गया? रूट मीन स्क्वायर करंट। जैसे आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे, वीआरएमएस, हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था, याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में वीआरएमएस निकाला था हम लोगों ने, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर हम अगला टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर करंट। तुम बोलोगे सर ये क्यों डिफाइन करा? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? स्क्वायर करके अंडर रूट करके एवरेज निकाल लो। मैंने कहा ये देखेंगे हम बाद में, इस पे लोड मत ले। अभी तो तू ये सोच कि मैंने अगली फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करा जिसका नाम है आईआरएमएस। व्हाट इज आईआरएमएस? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी, रूट मीन स्क्वायर करंट। खत्म कहानी। तो अगला, अभी हमें एवरेज करंट निकालना सीखा, अब हम सीखेंगे आईआरएमएस निकालना। सर क्यों निकालना है? मैंने कहा क्यों निकालना है बाद में देखेंगे। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो बोले सर ये क्या होता है? मैंने कहा भैया ये होता है रूट आई स्क्वायर dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये होता है। तो आपको ये फॉर्मूला कह ले, रिजल्ट कह ले, याद रखना है आपको ये कि इट इज अ रूट, ये चीज आ रही बात समझ में? जैसे मैं सवाल देता हूं तुमसे, एक छोटा सा सवाल देता हूं, आपको मस्त फील आ जाएगी। सपोज मैं क्वेश्चन में कह दूं आई बराबर है 3t स्क्वायर, अभी जो सवाल दिया था मैंने, हाँ सर, मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड आई आर एम एस फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। आई आर एम एस निकालो। तू कहेगा सर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना सर, आई आर एम एस चुपचाप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, बस और कुछ नहीं करना। बिलीव मी, प्योरली मैथ्स है, इसलिए मैं कह रहा था चैप्टर के शुरू में पूरा का पूरा मैथ्स है। अब वैल्यू पुट करो, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9t की पावर 4, 9t की पावर 4 dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है सर, सर कहां से कहां तक? मैंने कहा 0 से 2, ये हो गया t की पावर 4। कुछ बच्चे सोच गए होंगे गलती कर दी बात से, गलती, हाँ बच गए, गलती करके। आ रही बात समझ में? इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, आई स्क्वायर कितना? 9t की पावर 4। अब इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्व करना क्या लिखोगे? रूट में क्या आएगा सर? 9 तो बाहर आ गया, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5, तो 32 बटे 5 बटे ये कितना हो जाएगा सर? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके जो भी आंसर जा रहा है, कितना आ रहा है अंदर, जो भी आंसर जा रहा है 9 गुणा 32 बटे 10, ये तुम्हारा आईआरएमएस आ गया। आ रही बात समझ में? तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे क्या? अब मैथ स्टार्ट हो गया, दिमाग से फिजिक्स निकाल दे। ठीक है, अब मैथ स्टार्ट हो गया, दिमाग से फिजिक्स निकाल दे कि मैथमेटिकली कैसे हम आईआरएमएस निकालेंगे, कैसे हम वीआरएमएस निकालेंगे। मैं को फिर से बता देता हूं, व्हाट इज आईआरएमएस? ये होता है आईआरएमएस। एंड व्हाट इज वीआरएमएस? ये होता है वीआरएमएस। अगर वी दे दिया
तो हम लोग v लिख देंगे, v स्क्वायर आई डी टी। ऐसे ऐसे करेंगे। सो हमारी कद्दू का आरएमएस वैल्यू क्या होगी? कद्दू का स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का अंडर रूट। क्लियर है? तो चलो पहले एक काम करो, पहले इस पे लिखो, मैं पहले इसके तुम्हें थोड़ी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है? मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है? ये मैं तो समझा रहा था तुम्हें, तुम के बस केवल ये लिखो पहले, ये लिखो फटाक से, मिनट से पहले फिर से सवाल करते हैं, जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो मैं एक सवाल से दिखाने की कोशिश करता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने बोला i बराबर है 2t, बहुत ही सिंपल सवाल। पहला क्वेश्चन, t बराबर 3 सेकेंड पर आप बताओ करंट कितना होगा? 6। दूसरा क्वेश्चन, t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 सेकेंड तक आप बताओ व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट? आप सीधा बोलोगे सर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता था i इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सारी डेफिनेशन बहुत आराम से। यही सवाल को मैं मुश्किल बनाने के लिए यहां खतरनाक सा फंक्शन लिख दूंगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 कर दूंगा, साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ dt। सारी डेफिनेशन बहुत आराम से। यही सवाल को मैं मुश्किल बनाने के लिए यहां खतरनाक सा फंक्शन लिख दूंगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 कर दूंगा, साइनोसॉइडल फंक्शन साइनोसॉइडल फंक्शन रख दूंगा, कॉस कर साइन स्क्वायर रख दूंगा, यहां पर साइन स्क्वायर, ठीक है, ताकि इंटीग्रेट करने में दिक्कत आए। आप समझिए इस बात को। तो यहां आपका इंटीग्रेशन वाला जो भी पुराना आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, तो वहां से सवाल तब बन जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, कहां से कहां तक? बोले 0 से 3 तक। ठीक है सर जी, 0 से 3, 0 से 3। तो आई क्या लिखोगे? 2t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बटे डी टी, 0 से 3, 0 से 3। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे, 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो 3 3 9 बटे 3 बराबर 3। ठीक, और वहीं अगर मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछूं कि मुझे बताओ आई आर एम एस कितना होगा, आप सीधा बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर टी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्या यही होगा? मैंने कहा नहीं, इसका स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट। अब आप बोलोगे ठीक है सर जी, ओके। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, आई स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 4t स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का अंडर रूट। बोले कहां से कहां तक? मैंने कहा भाई 0 से लेके 3 तक। मैं यहां पर लिख देता हूं 0 से लेके 3 सेकंड। सर ये सवाल हम नहीं कराना चाहिए था आपको, आप क्यों करा रहे हो सवाल? ये हमको आता है, आपने यहाँ पर 5 मिनट खा लिए हमारे, लिखने में 5 से 6 मिनट और सॉल्व होगा। ठीक है, रुक जा पहले सॉल्व कर लूं फिर बताऊंगा। 4 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, लिमिट रख दी मैंने, बच्चे नीचे 3। अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो √12। बेटा ये सवाल कॉपी में जरूर लिखें, बजे जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होगा। रिवीजन के लिए, रिवीजन में क्या चाहिए? ये तो चाहिए जल्दी जल्दी पन्ने पलटे और एकदम हमें एक ऐसा सवाल दिख जाए जिसमें सारी चीजें मौजूद हो। ये बढ़िया रहेगा। इसके लिए इसको जरूर कॉपी पे लिखें मिनट से पहले। कुछ हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो वो देख लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए आप लिख लीजिएगा। आई थिंक कोई गलती तो नहीं हुई है वैसे तो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं वापस अपने घर पे। बोले घर पे मतलब, बोले सर जी देखो हमारे घर में जो लाइट आ रही है उसका नाम है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो सर ये बताओ कि फाइंड आई आर एम एस। बोले ये बताओ कहां से कहां तक? मैंने कहा कहां से कहां तक? फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर कैपिटल टी। मतलब बोले सर फुल साइकिल के लिए बता दो आप तो। मैंने कहा ठीक है, ये सवाल मैं करा रहा हूं, उसी प्रकार से थोड़ी देर के बाद मैं आपको सवाल करने का मौका दूंगा। ठीक है सर, आप बोलोगे सर आई आर एम एस बराबर अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर dt बटे dt का इंटीग्रेशन। मैंने कहा ठीक है, आई स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt का अंडर रूट। बोले कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? अरे dt लिखना भूल गए, सॉरी। आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, कहां से कहां तक? मैंने कहा भैया 0 से t और 0 से t। क्लियर है? ठीक है सर। तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप उसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखें। बोले क्या चीज है? मैंने कहा भैया चीज ये है कि क्या मैं यहां से आई नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं बाहर? बोले हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हो, आई नॉट स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, और ये रहा अंडर रूट।
ठीक, मैंने यहां से आई नॉट स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दिया, बाकी सारी चीजें यही है। मगर अगर तू ध्यान से देख ये क्या है, ये चीज क्या है, और तो इसको इंटीग्रेट करना ये आप मैथ्स में सीखोगे, ठीक है, वरना मैं तरीका बता देता हूं, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो मुझे क्या करना है, इसी को तो इंटीग्रेट करना है ना, इसी बॉक्स को तो इंटीग्रेट करना है ना, ये जो बॉक्स है, हाँ सर इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, केवल इस बॉक्स पे फोकस कर, ये बॉक्स क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है ये बॉक्स, बोले सर ये बॉक्स कह रहा है सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। मतलब क्या ये बॉक्स ये कह रहा है कि सर ये तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू है। अगर मैं आपसे इसकी एवरेज वैल्यू पूछूं, ठीक है, कद्दू की एवरेज वैल्यू क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब कद्दू की जगह ये रख देगा तो यही तो आ गया। तो क्या आ गई, ये 0 से लेकर टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आ गई है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो मेरे भाई होती है हाफ। क्या होती है, हाफ। तो चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसके बाद, बोले सर हाफ कैसे होती है, अभी दिखा दूंगा। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो आई नॉट स्क्वायर इनटू सर इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू है हाफ, ये निकल के आ जाएगा आई नॉट बाई रूट। और अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखो। बोले सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ऐसा लिख दे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2, ये लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी ऐसे लिख दिया, मतलब ऐसे लिख दिया कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ 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 याद आ गया सर, इसको इधर लेके इसको इधर लेके ऐसे लिख सकते हो, मतलब बिल्कुल इसको उठा के मैं यहां पर रख देता हूं, तो देख क्या आएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, सही जा रहा है ना, इनटू dt बटे हाँ बटे 2 बटे dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर, 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी का अंडर। क्लियर, अब देख रहा मैथ्स अच्छी, ओके इक्वल टू, अब देखो आई नॉट स्क्वायर में से आई नॉट बाहर आ गया, ठीक है, अंडर रूट, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ये आ गया हाफ, ये देख हाफ है, इसको बाहर निकाल ले, इसको बाहर निकाल ले, ठीक है, ये जो हाफ है ना इसको इधर ले बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट बाई रूट अंडर रूट। ठीक, ये क्या आ गया सर, ये आ गया हाफ माइनस, ओ सॉरी हाफ तो चला गया, सॉरी ये क्या रह गया 1 माइनस बटे टी। ठीक है कहां से कहां तक बोले, 0 से टी तक। आओ इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं मैं, बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूं, मैं चाहता तो इसे जल्दी जल्दी कुट करके कर देता, लेकिन एक बात तू देख ले और ज्यादा लोड मत देना, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है मैथ्स है, अल्टीमेटली मैं इन सारी चीजों का आपको रिजल्ट याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, जो पड़ेगा सभी याद करके जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है सर जी, इंटीग्रेशन सर ये आ गया 1 dt 1 इंटीग्रेशन टी, 1 का इंटीग्रेशन 1 लिमिट रखेगा टी आ जाएगा, ठीक है सर ये आ गया माइनस cos 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हाफ नीचे 1/2 ओमेगा आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी, ठीक है सर जी, और लिमिट कहां से कहां रखोगे, बोले 0 से लेके कैपिटल टी तक। इसमें यहां पे तो मैंने इस 1 का इंटीग्रेशन समझ रहा है, टी आता, चाहो तो पूरा लिख ले भैया, पता चला क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कहें कि हमको इंटीग्रेशन नहीं आता, मैंने कहा ठीक है नहीं आता कोई बात नहीं, आ जाओ। ये आ गया ऊपर का इंटीग्रेशन बटे नीचे का इंटीग्रेशन टी माइनस 0, आपको यहां पर लिमिट रखनी है 0 से लेके कैपिटल टी, ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं, आई नॉट बाई रूट 2 इंटीग्रेशन सॉरी अंडर रूट ऑफ, सर जी पहले तो रखो टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की वैल्यू 0 पुट कर दे और टी की वैल्यू 0 पुट कर दे बटे कैपिटल टी। अगर तो ध्यान से देखेगा थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल है नहीं, देख ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, साइन 4 पाई 0 बन गया, और ये भी क्या हो गया सब 0 हो गया, तो ये सब 0 टी बाई टी इज 1, ये निकल के आ गया आई नॉट बाई रूट 2। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था इतनी देर से कि ध्यान से समझ, हमने किया क्या, अगर मैं यहां से इसको आई नॉट को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो मैं कह रहा हूं पूरे ये जो साइन और ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू था ना उसकी वैल्यू हाफ होती है, तो सीधा आई नॉट बाई रूट 2 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। सर ये हाफ, सर ये तो थोड़ा कम समझ में आया, सर एक बार फिर से समझाओ, मैंने फिर से लिख रखा है, जिनको कम समझ में आया हो वो यहां ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने समय बचाने के लिए एक सवाल लिखा है, ठीक है, कि सपोज आई बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कैसा करंट है, ये एसी नहीं है ये डीसी है, अरे ये डीसी कैसे हो गया सर, मैंने कहा ये डीसी कैसे हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, किसी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहां पर करंट हमेशा पॉजिटिव है, ये करंट हमेशा पॉजिटिव है, करंट की दिशा नहीं बदल रही, तो ये डीसी करंट है। सर इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट तो आईआरएमएस का डीसी के लिए निकाल सकते हैं, अबे बिल्कुल निकाल सकते हैं, अबे आरएमएस या एवरेज तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकता है जिसको मेजर कर सकते हैं, कौन रोक रहा है तुझे, वेलोसिटी का भी तो निकाला था, स्पीड का भी तो निकाला था, है ना, याद है ना, वीआरएमएस थर्मोडायनेमिक्स अंडर रूट 3 डी आता था, ठीक है, वो तो कहीं भी निकाल सकता है तू, समझ आ रही है, तो इसके वो तो हम अल्टरनेटिंग करंट पर तो अल्टरनेटिंग में भी निकाल ले, डीसी में भी निकाल ले, तो ये एक डीसी करंट है। अब अगर मैं तुझसे कहता कि इसका एवरेज वैल्यू बताओ, ठीक, तो सवाल ये है कि सर फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फॉर कंप्लीट साइकिल, लिख देता हूं फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फॉर कंप्लीट साइकिल। सर आई नोट गायब है, अब आई नोट को हटा यार, केवल इतना पकड़, ठीक, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालूं तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसको मैंने 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी रख दिया, ठीक है, और जो हाफ था वो हाफ यहां गया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अगर मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ कंप्लीट साइकिल के लिए, तो 0 से कैपिटल टी इसको इंटीग्रेट करेगा, ठीक है सर, टी का 1 का इंटीग्रेशन टी आता लिमिट रख दी टी आ गया माइनस
ये माइनस, ये रहा माइनस, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 2 ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा, अंदर आ जाएगा sin 2 ओमेगा टी, और इंटीग्रेट करोगे जीरो से कैपिटल टी, तो एक बार देखोगे टी की जगह कैपिटल टी, मैंने टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दिया, माइनस एक बार रखोगे जीरो, तो ये बन गया। ठीक, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये पूरा बन गया जीरो, ये पूरा जीरो, तो टी अपॉन 2t बिकम हाफ। तो यहां से हमने क्या चीज सीखा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, एवरेज वैल्यू हाफ होती है, हाफ होती है, हाफ होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में ये काम नहीं करेंगे हम लोग कि पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो समझ रहा कि बाद में कभी अच्छे लेवल के सवाल भी जा रहे हैं तो हम ये नहीं कि सर आप याद क्यों करा रहे हो, बेटा याद नहीं कराएंगे तो इंटीग्रेट क्यों अननेसेसरी टेंशन में पढ़ रहा, प्लस माइनस की गलती हो सकती है यहां पर, इंटीग्रेशन लिमिट तो सीधा याद कर कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। अच्छा सर ये तो कंप्लीट साइकिल के लिए हो गया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। सर ये ओमेगा की वैल्यू क्या लिखो, मैंने कहा 2π/t लिख दे तो और अच्छे से फील आएगी तेरे को। ठीक है सर, तो अगर मैं हाफ साइकिल के लिए क्या था, मतलब 0 से t/2 के लिए क्या था, तो 0 से t/2 रख देते, लिमिट चेंज हो जाती, लिमिट चेंज हो जाती, तो तू चेक करके दे यहां पर ओमेगा की जगह अगर मैं फिर से 2/t रखूं, ध्यान से देख, अगर ओमेगा की जगह मैं फिर से t/2 करूं तो फिर से यहां पर जो है छोड़ रहने देता हूं, ठीक है, मैं अच्छी खासी डायग्राम को नहीं बिगाड़ना, जैसे ओमेगा की जगह 2π/t पुट करेगा फिर से 0 मिल जाएगा, चेक करके देख यहां पर ये पूरा टर्म क्या है, यही तो है ना sin 2 ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t इंटू t/2। ठीक, तो अब चेक कर, t से t मार दिया, 2 से 2 मार, sin 2π क्या होता है 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर से हाफ आ गया। तो नॉट ओनली हाफ साइकिल, अगर मैं क्वार्टर भी बोलता तो तू इस जगह पे t/2 की जगह t/4 आ जाता, तो ये 4 कैंसिल आउट, टी कैंसिल, तो sin पाई भी क्या होता है 0, मतलब ये वाला टर्म तो 0 जा रहा है तीनों केस में। तो मतलब समझ रहा है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए, आधे साइकिल के लिए, क्वार्टर के लिए, सब के लिए, तीनों के लिए हाफ होती है। खत्म कहानी, एक बार मैंने दिखा दिया, अब इसको डायरेक्टली याद करना है तेरे को, क्योंकि मैंने बार बार नहीं किया, किसी को दिक्कत आ रही है सामने प्रूफ है फिर भी दिक्कत आ रही है, मैं सवाल दे रहा हूं तो करने के लिए, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, खत्म कर उसको, ऐसे इंटीग्रेट करेगा तू। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इज हाफ, किसके लिए, बोले साइकिल चाहे कंप्लीट हो, चाहे क्वार्टर, चाहे हाफ हो, चाहे क्वार्टर। और उसी प्रकार अगर साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है तो कॉस स्क्वायर की भी यही होती है, ये भी हाफ हो जाएगी। बोले सर ये हाफ कैसे हो जाएगी सर, मैंने कहा ये हाफ ऐसा हो जाएगी, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ सर, तो मैंने कहा इसकी एवरेज वैल्यू जानने हो ना, हाँ सर, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो। बोले ठीक है सर, 1 की एवरेज वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि 1 कांस्टेंट है, और sin स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ है, एक में से हाफ घटाओगे वापस हाफ आ जाएगा। तो मतलब मैं चाहता हूं ये चीज याद करो बढ़िया तरीके से कि sin स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए हाफ, आधे साइकिल के लिए हाफ, क्वार्टर साइकिल के लिए भी हाफ। ऑल्दो हमें जरूरत केवल फुल साइकिल तक की ही पड़ती है कि फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। तो इसीलिए मैं आपसे यहां पर कहना चाह रहा था कि यही जो इंटीग्रेशन लंबा चौड़ा हो गया, तो ये शायद इंटीग्रेशन आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो इस चीज को, आप सीधा बोल दो कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू हाफ, ये हमने इस्तेमाल कर लिया। आप समझ मारिए, नहीं कुछ बच्चे कहें नहीं आप तो पूरा लिखो, मैंने क्यों फालतू की मैथ से परेशान होगा यार उससे, ठीक है, सीधा ये चीज नोट करें, ठीक है सर, ओके 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 ओके। तो इसका मतलब 0 से t के लिए क्या आ गया सर, आई नोट भाई। अब ये जैसे ही तूने आई नोट बाहर निकाला यहां से, तो ये क्या बचा, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन dt का इंटीग्रेशन, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की ही तो एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, हाफ हो गई। लेकिन किसी को पता नहीं, तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कहेगा नहीं हमको तो पूरा बताओ, पूरा लिख के दिखाओ, तो भैया उसके लिए मैं पूरा लिख देता हूं, और एक बार फिर से मैं बाकी बच्चों के लिए जल्दी नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कराता हूं। कैसे, बोले सर जी आई बराबर अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, मैंने कहा ठीक है, फाइंड आई आर एम एस, पहला t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल टी कंप्लीट साइकिल के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, आई बराबर नहीं आई आर एम एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहां से कहां तक कंप्लीट साइकिल है, 0 से कैपिटल टी का अंडर रूट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, ये पूरा तामझाम क्या बचा, 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बटे, हाँ इसमें तो दिख गया, सही कह रहे थे आप, मैथ्स ही मैथ्स है सर, फिजिक्स तो है ही नहीं अभी। मैंने कहा सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा, ठीक है सर जी ओके। ये क्या सर, ये तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाफ रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर आई नॉट बाई रूट, क्लियर है। अच्छा बोले मान लो सर, दूसरा सवाल, t बराबर 0 से t बराबर t/2 तक के लिए मैं कहता आई आर एम एस निकालो, मैं क्यों सॉल्व करूं भाई, क्यों, अरे t/2 आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां t/2 आ जाएगा, t/2 आ जाएगा, तो t/2 तक के लिए तुम्हें यकीन नहीं होता तुम करके देखना,
नहीं हो, या t/2 या t/2 पूरा सॉल्व करके देखना, ऑल तो मैं सॉल्व करके दिखा चुका हूं, ये वैल्यू फिर से हाफ आ जाएगी। आप सीधा बोलोगे सर ये भी कितनी आ जाएगी, I0/√2 आ जाएगी। तीसरा प्रश्न, बोले सर t बराबर 0 से लेके t बराबर t/4 तक के लिए बताओ, तो फिर से देखना IRMS यहां से भी कितना आ जाएगा, I0/√2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये पता है ना क्यों हो रहा है, मैथ्स पूरा का पूरा मैथ्स। और अगर या तो साइन है, अगर कॉस देते फिर, मैंने कहा कॉस है फिर भी खेल जाएंगे हम क्वेश्चन में। साइन की जगह अगर मैं कॉस दे दूं, कॉस कर ओमेगा टी, अरे सॉरी कॉस ओमेगा टी, बोले इसकी बताओ सर एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0, सर IRMS बताओ कंप्लीट साइकिल के लिए। तो क्या बोलेगा सर t बराबर 0 से कैपिटल T तक बात कर रहे हो ना, मैंने कहा हाँ, बोले दैट इज इक्वल टू √ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ I² dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। सॉल्व कर लो, अंडर रूट में I² का मतलब I0² cos स्क्वायर ओमेगा टी dt बटे dt, और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन। भैया कहां से कहां तक, बोले भैया 0 से t पूरा करेंगे क्या ना, I0² बाहर आ गया। ठीक, ये क्या बन गया सर, ये पूरा बन गया cos स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था cos स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है, और ये पूरा अंडर रूट में है, तो ये निकल के आ जाएगा I0/I0² बटे 2 का अंडर रूट, दैट मींस I0/रूट। क्लियर है? तो ये चीजें, तो पहले मैं आपको बताऊं लिखना क्या क्या है। अभी रुक जा, टेंशन मत ले, मैथ्स ही है, अभी शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा ना, मस्त खुश हो जाएगा उसमें तू, और टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। खुश हो जाएगा का मतलब सारी लोड खत्म हो जाएगी तेरी, ठीक है ना। जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं मैथमेटिक्स सारी, ये एक्चुअली रिजल्ट आपको याद ही रखने हैं, मैं आपको अभी याद करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देख, अभी ये देख, ये हो गया, ये लिखा किसी ने, ये लिखा तो लिख लिया, या लिखो, और किसी को लिखना हो तो पूरा लिख ले, पूरा इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। और इसको फिर मैंने नेक्स्ट पेज में ऐसे सॉल्व कर रखा है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करें, नोट कर लें। नेक्स्ट, उसके बाद ये लिखें ये वाली चीज कि एवरेज वैल्यू ऑफ, मेरे हिसाब से ये छोड़ो, कम से कम शॉर्टकट में लिखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, कंप्लीट साइकिल हो, हाफ साइकिल हो, क्वार्टर साइकिल हो। इसको नोट करें कैसे होती है, ये रही। किसी का मन है सॉल्व करने का, मन है लिखने का तो लिखे, किसी का मन नहीं है तो ना लिखे। मैंने इसको प्रूव कर रखा है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ठीक है, कैसे हमारी हाफ आ रही है, ठीक। अब इसको लिख ले, ठीक है। अब दोबारा लिख ले, क्योंकि हमने अपना दूसरा तरीका अप्लाई करा, हमने सीधा ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, सीधा इसकी वैल्यू हमने हाफ नोट कर दी। नोट करें, ये भी नोट करें जल्दी से, लिख लिया, जल्दी नोट करें फटाक से, मिनट से पहले हो गया, ठीक है। अब मैंने आपके लिए पूरे शॉर्ट नोट्स लिख दिए हैं बढ़िया तरीके से, जो आई थिंक यही आपके काम के हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा है, एवरीथिंग हियर, ठीक है। और ये सब क्लास में याद कर सकता है, मेरी बात ध्यान से सुन। साइन ओमेगा टी की कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0, कॉस ओमेगा टी की कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0, साइन ओमेगा टी की कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, साइन ओमेगा टी की हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 2I0/π, याद है, ठीक है सर जी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा बेसिकली उसका, ठीक, हाफ। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ। अगर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है, तो IRMS कितना होगा, I0/√2। बात समझ आ रही है? ये सारी बातें मैंने यहां पे लिख दी है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इंटीग्रल IDT बटे इंटीग्रेशन dt, IRMS I² dt बटे इंटीग्रेशन dt, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अगर मैं कोई फंक्शन दूं तो IRMS कितना होगा, I0/√2। उसी प्रकार से अगर I बराबर I0 cos ओमेगा टी दिया होता तो भी आंसर यही आ रहा है। और अगर मैं कल को EMF दे दूं कि EMF E बराबर E0 साइन ओमेगा टी है, तो ERMS E0/√2 आ रहा है। आगे बात समझ में? इसको नोट करें, कैसे अप्लाई करना बाद में देखेंगे, पहले इसको नोट करें, और फिर छोटे छोटे सवाल मैं करके दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा तुम्हारा डर खत्म हो गया। चल इसको नोट करें। अब देख, जैसे कि एक मैंने 2 सवाल लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ करंट थ्रू द रेसिस्टर इज गिवन बाय I बराबर 10 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके फाइंड, ठीक है भैया फाइंड बताओ I की मैक्सिमम वैल्यू। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम I0 बोलते हैं। I0 की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां पर, 10। सर कैसे भाई साहब, ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी 1 बन जाएगा, तो इसका मतलब 10 इज इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है सर। अगर IRMS पूछेगा तो हम वो काम नहीं करेंगे, फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम सीधी बात बोलेंगे, बोले भैया IRMS कितना होगा, बोले सर जी IRMS हो जाएगा सर यहां पर, सर ये I0 साइन ओमेगा टी है तो I0/√2, I0 की वैल्यू 10 है, 10/√2 IRMS। अब हम डायरेक्ट करेंगे, मैथ का काम एक बार करके बार बार नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक। उसी प्रकार से कोई सवाल ऐसी लैंग्वेज के साथ आपके गिवन हो सकता है कि इफ IRMS वैल्यू, मतलब करंट की IRMS की जो वैल्यू है इज 10√2, मैंने कहा ठीक है भाई साहब 10√2, और बताओ सर, बोले दैट मींस फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। बोले करंट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो भाई ये बता दो साइनसॉइडल मतलब ये इसी टाइप का फंक्शन होगा कोई, आप सीधा बोलोगे IRMS हम लोगों ने पढ़ा था I0/√2,
अभी थोड़ी देर पहले आई नोट क्या होता था सब, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ होता था करंट बाई रूट टू। आई आरएमएस कितना दे दिया, 10√2 बराबर आई मैक्सिमम बाई रूट टू। इसका मतलब आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 20। ये है चीजें, बात समझ में आ रही है। मैं अभी आप जानते हैं कि सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, नोट करो, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने V = IR पढ़ा होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट में देख कैसे सवाल और पूछे जाएंगे जिनके साथ हम बाद में डील करेंगे। बोले मान लो ये रेजिस्टेंस है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मान लो रेजिस्टेंस है और यहां पर एक ईएमएफ है। मतलब अभी तक बैटरी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किया करते थे, मान के चल ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या बोलते थे, करंट 2 एम्पीयर का करंट आता था, ठीक है, 2 एम्पीयर करंट आएगा, V = IR। अब ये बैटरी डीसी वाली बैटरी होती थी, अब जो बैटरी होती है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चिड़िया के साथ, ऐसे। ये अल्टरनेटिव वाली बैटरी, ये अल्टरनेटिव वाली बैटरी है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये गुल्ला और गुल्ले में चिड़िया, आप समझो इस बात को, ठीक। मतलब ये वाली बैटरी अगर मैं यहां बोलता कि भाई यहां पर डीसी वाली बैटरी है 20 वोल्ट की, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या रहता, कांस्टेंट आता, करंट की वैल्यू कितनी आती, बोले 2 आती। लेकिन अब मैं इसकी जगह अगर कोई अल्टरनेटिंग बैटरी लगा दूं, सर अल्टरनेटिंग तो करंट होता था, बैटरी कहां से आ गई, मैंने बिल्कुल आ सकती है, ठीक। ये जो शुरू में हमने पढ़ा था ये अल्टरनेटिंग बैटरी तो थी, ये जो शुरू में पढ़ी थी ये चीज, ये क्या थी, ईएमएफ जो डेवलप हो गया था, नवाब वही तो था एक तरह से। तो अब अगर ऐसे सवाल में मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया मुझे बता दे इस सवाल में कि सपोज बैटरी का ईएमएफ मैं तुम्हें दे दूं, ईएमएफ बराबर 20 sin ओमेगा टी, तो आप समझो ये थी डीसी वाली बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा। ये एसी वाली अल्टरनेटिव वाली बैटरी, अब इसमें इसका ईएमएफ लगातार बदला, अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग ईएमएफ है, ठीक। तो इसका मतलब ये ऐसी बैटरी हो गई है कि जिसमें यहां से जो भी इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब करंट भी लगातार चेंज होगा। इस मतलब ये जो कही है जो आपको 10 ओम का दिख रहा है, इसमें करंट भी लगातार चेंज होगा, डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज भी। मैग्नीट्यूड वाइज क्यों सर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ वैल्यू अलग अलग आएगी, इसका मतलब इसमें भी करंट अलग अलग आएगा, समझ में आ रही है, ठीक है सर जी। और बताओ सर, मैंने कहा साइन ओमेगा टी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसका मतलब करंट कभी पॉजिटिव कभी नहीं, मतलब करंट की दिशा भी बदल ली, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो इस तरह का मजेदार चीज इसमें होते हुए दिख रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता, मैंने कहा भाई इसमें मुझे बता दे फाइंड IRMS, इस सर्किट में IRMS बता दो, तो बोलेगा सर जी देखो, मान लो ये पॉइंट ए है और मान लो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो क्या मैं इसमें करंट जो भी बोलूं, क्या मैं डेल्टा बी अपॉन आर बोल सकता हूं, V = IR, बोले बिल्कुल बोल सकते हैं। वो अलग बात है कि डेल्टा बी ये बहुत ही बेवफा टाइप है, ये ससुरा बदल रहा बार बार, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्शन की करंट की दिशा भूल जाओ, जितना मैग्नीट्यूड जिस टाइम पर होगा आप मुझे बता दो। बोले डेल्टा बी मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया उसने, 20 sin ओमेगा टी है, मैंने कहा बिल्कुल दे दिया। तो सर अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड करो, कितना निकल का गया, बोले 2 sin ओमेगा टी। अब यहां से सर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैंने कहा भाई 2 आई नॉट। बोले IRMS कितना है, मैंने कहा IRMS सर आई नॉट बाई रूट 2, मतलब 2/√2 बराबर 1/√2, ये IRMS है। निकाल क्यों रहे हैं IRMS, बाद में बताऊंगा। अब ये वैल्यू है सर, इसका मतलब ये पैदा कैसा होगा, अब ये वही तो था, मैं लूप को अगर इस लूप को जब मैं नचा रहा था इसके अबाउट ऐसे, ये वही तो था, ठीक, ये वही तो था। ये कायदे में ये कैसे पैदा करा, बोले लूप को जो नचाया था पहली क्लास में, इसके क्लास के पहले मोमेंट में, और ये आर, मैंने कहा ये वही तो डायग्राम है, ये जो शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको नचा दिया हम लोगों ने, फिर मैंने बताया था देख यहां पर ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर अब हर जगह ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसलिए हम यहां पे एक चिड़िया बना देते हैं, गुल्ले के साथ एक चिड़िया बना देते हैं। तो ये बेसिकली कहानी है कि सही ये ईएमएफ कैसे आया, एक बार देख लिया, अब आपको एक गिवन होगा, ये गिवन कर दिया है। अब सर यहां से इसका मतलब सर करंट की फील नहीं आ रही, मैंने कहा फील आएगी भी नहीं मैथ से भाई, ये साइन ओमेगा टी क्या है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, इसका मतलब करंट यहां पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग फ्लो कर रहा है। ये इसकी साइन ओमेगा टी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब करंट कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये नाटक हो रहा है करंट का ग्राफ ऐसा हो गया श्यू साइनसोइडल ऐसा, इतना पता है इस करंट की एवरेज वैल्यू तो 0 है। और IRMS बोले IRMS आई नॉट बाई रूट 2, और आई नॉट कितना है 2, तो इसका मतलब IRMS विल बी दिस। समझ में आ रही बात, जल्दी से नोट कर इसको फटाक से, हो गया। चलो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला और ये वाला, स्क्रीन को पॉज करें, रफ कॉपी पे ट्राई करें। चलो सबसे पहला चीज यहां मैंने पूछा कि भाई मुझे बता दो IRMS, ठीक है सर। अगर इसके सॉल्यूशन पे बात करूं तो भाई IRMS क्या बोलोगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ, सर अंडर रूट, सबसे पहले तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट, मैं कहा भाई साहब I² dt इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल T, किसका 3 + 4 sin ओमेगा टी। अब समझ रहा ना, ये पूरी मैथ चल रही है, पूरी की पूरी मैथ चल रही है, ये चल रही है। अब इसको सॉल्व करना, ये मैथ का सवाल है। अब इसको अपन शॉर्टकट लगाएंगे, देख कैसा मजेदार शॉर्टकट लगाएंगे, देख अगर मैं इसको ओपन करूं
दिस इज इक्वल टू रूट। सर जी इंटीग्रेशन 0 से t चल रहा है। मैंने कहा हाँ। अगर मैं इसको ओपन करूं, अरे आई स्क्वायर करना है ना, सॉरी इसका स्क्वायर करना है ना, आई स्क्वायर dt, ठीक है सर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर क्या होता है सर, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 तिया 12 दूनी 24 2ab इंटू टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ टी। ठीक, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट लिख दूं, क्यों मैथमेटिक्स में आगे घुसूं। देख कैसे, बोले सर यहां पे कौन आ रहा है, सर सब में इंटीग्रेशन dt नीचे आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे तुम्हें चीजें दिखाऊं, बस देखना हो समझना, ये सब मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक, कि अगर मुझे इसको सही से आप चाहते हो कि आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो मैथ्स में बिना कोई शॉर्टकट वॉटकट लगाए, तो शायद आप फिर ये काम करोगे। ये होगा, बोले हाँ सर ये होगा, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ dt सब में लगाना पड़ेगा आपको, यहां भी लगाना पड़ेगा नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dt। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब इस पूरे टर्म को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, dt यहां इंटीग्रेशन ऑफ t 9 dt प्लस यहां कौन है 16 साइन स्क्वायर ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन 0 से t dt प्लस यहां पे 24 साइन ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल t। आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, मैथ्स के बारे में बात करोगे, बटे टोटल सबका इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो मैं सब में ये लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैथ्स से इतना तो फायदा उठा ही सकते हो आप का रूट। ठीक, ठीक है सर। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ये सब क्यों करें यार, क्या आपको दिख रहा है कि सर ये क्या है, 9 को तो बाहर निकाल दे यहां से कॉमन। ठीक है सर जी, ये क्या है 0 से t, ठीक है सर। तो ये क्या कितना आ गया 9 आ गया सर। ये क्या है, अरे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू है 16 गुणा हाफ प्लस ये क्या है भाई 24 बाहर निकाल ले, ठीक है 24 बाहर निकाल ले। ये क्या है, ये तो साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कैपिटल टी तक के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए, जो कि क्या होती है 0 का अंडर रूट। तो क्यों हम ये सब करें, क्यों ना मैं डायरेक्ट करूं। ध्यान से देख मैं कैसे तो डायरेक्ट लिखूंगा। सर जी देखो ये 9 है ना, 9 की एवरेज वैल्यू 9 ही रहेगी, कांस्टेंट है 9। अच्छा सर 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ, नीचे dt का इंटीग्रेशन वही फंक्शन बन जाएगा प्लस 24 गुणा सर साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू तो 0 होता है का अंडर रूट, दैट मींस कितना आ गया √17। खत्म सवाल। समझ बात। कुछ लोग सोचते हैं भाई इसको 0 कर दे, 3 आंसर गलत, ये 4 आंसर गलत, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5, सब गलत। दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब एक सवाल और मैं तुम्हें दूं, ध्यान से देख, क्योंकि सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। सपोज मैंने कह दूं यहां पर 5 + 6 cos ओमेगा टी, इसका IRMS बताओ कितना होगा, t बराबर 0 से लेके t बराबर कैपिटल T तक। अगर ये ना दिया जाए कि कहां से कहां तक दिया है तो कंप्लीट साइकिल मानना, तो तू डायरेक्ट लिख सर IRMS। मन का हाँ सर अंडर रूट, सर इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 cos स्क्वायर ओमेगा टी, उसकी एवरेज वैल्यू हाफ प्लस सर 6 पंजे 30 60 सर 2ab cos ओमेगा टी की वैल्यू 0। खत्म, यही आंसर है, यही आंसर डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करके मैं सीधा 4 का स्क्वायर 16 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ, मैंने सीधा ये वाला गेम खेल दिया। अब सॉल्व करके आंसर निकालो जो भी आ रहा है। इसके बाद कितना आ रहा है 18 25 कितना हो गया 53 आ रहा है शायद, यही आंसर हो जाएगा 18 25 53 43 जा रहा है शायद 43। समझ मारी बात, तो ऐसे निकालते हैं। क्लियर है, तो चलो लगे हाथ। अब ये रहा, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, IRMS फ्रॉम t बराबर 0 से t/4 सेकंड। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक के लिए आपको IRMS निकालना है, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। क्लियर है, चलो मैं अब जो है सारी चीजें क्लियर कर दूं। बेटा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं समझना सर इतना ज्यादा क्यों, क्या क्या पढ़ लिया, प्योरली मैथ्स है वो, तो चैप्टर की रूपरेखा थोड़ी सी तैयार करनी होती है। ठीक है, आज की क्लास का निष्कर्ष यही है, एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 0 से, जो टाइम कह रहा है, जिस टाइम के लिए कह रहा है आप उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन आई डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ टी, कंप्लीट साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, cos ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 कंप्लीट साइकिल के लिए, आधे साइकिल के 2i0/π। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ, cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ। आगे बात समझ में, ठीक है सर, ओके। और उसके बाद जो है ये IRMS की वैल्यू क्या होगी I0/√2, साइनोसॉइडल के लिए IRMS की वैल्यू I0/√2 होगी। मतलब एक चीज और, अगर यहां ये भी आ गया ना +5, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कोई इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन ना हो तो जो है ट्राई करके देखिएगा। अब ये जो सवाल मैंने आपको दिया है आज की क्लास में, बस इतना ही पढ़ा था मेरे भाई। ये जो सवाल मैंने आपको दिया है, ये वाला बड़ा ही मजेदार सवाल है, इसको ट्राई करना, बड़ा मजा आएगा इसको जब डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, तू जो है अभी डिस्कस कर देगा, चलो अभी डिस्कस कर देता हूं। स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, मैं यहीं खड़ा हूं, अब यहीं कर लेते हैं अभी। है देखो, तो काफी बच्चों ने सोचा होगा, बोले सर जी देखो IRMS जो होता है वो होता है सर इंटीग्रेशन वाला टर्म था। मैंने कहा हाँ भाई साहब, अंडर रूट में इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ टी टी।
सर 0 से 4 कह रहे हो तो 0 से 4 इंटीग्रेट करो, परंतु इस इंटीग्रेशन में आपका फंक्शन बदल रहा है। यहां से लेके यहां तक कोई और फंक्शन है, यहां से लेके यहां तक कोई और फंक्शन है, यहां से लेके यहां तक कोई और फंक्शन है। तो या तो आप फंक्शन बदल बदल कर इंटीग्रेट करो, जो कि बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा, लेकिन उससे बेटर ये सवाल मैंने आपको क्यों दिया, ये सवाल मैंने इसलिए दिया है कि इस सवाल में आपको ये यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल 0 से लेकर 1 तक आईआरएमएस निकाल दो। जो 0 से लेके 1 तक का आईआरएमएस होगा वही 0 से लेके 4 तक का आईआरएमएस हो जाएगा, वही 0 से लेके 2 तक का आईआरएमएस हो जाएगा, वही 2 से लेके 3 तक का आईआरएमएस हो जाएगा, वही 3 से लेके 4 तक का हो जाएगा। मतलब सेम है। तो हम क्यों पूरा सॉल्व करें, हम सीधा बात करें, बोले सर आईआरएमएस आपको चाहिए, यस करेक्ट आंसर है, लेकिन आईआरएमएस में हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट, 0 से लेके 1 तक। और 0 से लेके 1 तक अगर मैं बात करूंगा तो आप इस फंक्शन को क्या बोलोगे, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलोगे, सर ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है 10, ये 10 है, ये 1 है, तो इसका मतलब y बराबर mx की स्ट्रेट लाइन अगर मैं लिखूंगा तो y बराबर mx 10t। यहां से लेके यहां तक के लिए ये फंक्शन है, आप इसी के लिए आईआरएमएस निकाल दो, अंडर रूट ऑफ 10t का स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन बटे dt का इंटीग्रेशन। खत्म। बोले कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे देख 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 तो नीचे आ जाएगा 3 और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा 5। खत्म सवाल। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही है तो भाई तू एक काम, तू ऐसे समझ, ऐसे समझो कि भाई हमने अभी ये पूरा निकाला था आईआरएमएस इसके लिए, ठीक है। अब याद करके बताओ ये i है, ये t है, ये फंक्शन कौन सा था, i बराबर I0 sin ओमेगा t। ठीक, तो अब तुम मुझे इतना बताओ, ये कैपिटल T था, ये t/2 था, ये t/4 था और ये 3t/4 था। ठीक है, तो ये हम देख चुके अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मैं 0 से लेके t तक के लिए बात करूं, क्योंकि ये ग्राफ बिल्कुल समझ रहा है मैं क्या कहना चाहूं, यहां से लेके यहां तक जो एरिया मिला वही वहां से यहां तक का एरिया मिला, वो यहां से यहां तक मिला, वही यहां से यहां तक मिला, मतलब एरिया छोड़, आई की वैल्यू जैसे यहां से यहां तक बढ़ रही थी बिल्कुल उसी प्रकार यहां से यहां तक एज इट इज घटती गई, और यहां से यहां तक ऐसे ही बढ़ती चली गई जैसे यहां से यहां बढ़ती है, और उसी प्रकार यहां से यहां घट घट के वापस उतनी हो गई जैसे, मतलब ग्राफ सेम नेचर यहां पर एक तरीके से ले रहा है। ठीक, तो अगर मैं सपोज का स्क्वायर कर दूं तो आई स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो यहां से यहां तक का जैसा फंक्शन होगा वैसा ही फंक्शन यहां से यहां तक का हो जाएगा, आई स्क्वायर का फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आईआरएमएस निकालना है तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो यहां से यहां तक का जैसा फंक्शन होगा, आई स्क्वायर सबका स्क्वायर करते हैं तो सेम फंक्शन ये वाला ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो यकीन ना हो तो आपने आप चेक कीजिए, नोट्स पलट के देखा होगा भी आपने, t बराबर 0 से लेकर t बराबर कैपिटल T तक आईआरएमएस क्या आया था, I0/√2। मन का ठीक है, अगर मैं 0 से t/2 तक कहता तब भी आईआरएमएस कितना आया था, I0/√2। अगर मैं 0 से t/4 कह रहा था तब भी आईआरएमएस कितना आया था, I0/√2। तो पूरे साइकिल के लिए निकालो या आधे साइकिल के लिए या क्वार्टर साइकिल सेम आ रहा था। हाँ, अगर तो यहां तक के लिए कहता, t/8 तक के लिए कहता तो कुछ अलग आता। क्यों अलग आता, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन अलग अलग हो गया है। ठीक, लेकिन t/4 तक के लिए जो आएगा वही t/4 से यहां तक के लिए आएगा, हमने सॉल्व भी किया था बिल्कुल उसी प्रकार। यहां पर आप चाहे यहां तक के लिए निकालो, चाहे यहां से यहां तक के लिए निकालो, चाहे यहां से यहां तक के लिए, ये मस्त आ रहा है सॉरी। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है वहां से मेरे भाई, आंसर आने वाला है सेम। ठीक, तो आंसर क्या आने वाला है वहां से, आंसर आने वाला है सेम। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज है, बड़ा मजेदार सवाल है, ये सवाल ही मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब यहां से इंटीग्रेट ना करो, आप यहां से यहां कर दो बस। ठीक है, अगर किसी को टाइम है तो वो यहां से यहां इंटीग्रेट करके देखे, अगर आप यहां से इंटीग्रेट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, आप करके देखिएगा यही आंसर आएगा। आप 0 से 2 इंटीग्रेट करना, लेकिन फंक्शन बदल देना, ये वाला फंक्शन अलग है, इस लाइन की इक्वेशन अलग है, ठीक है, लेकिन आप ये करना मत, मैंने बोल दिया। अब आप इस बात को मान जाइए कि जो मैंने बोला है बिल्कुल सही बोला, आपका समय मैंने बचा दिया है। ठीक, तो जैसे आपने देखा इस चैप्टर में पूरा का पूरा था मैथमेटिक्स, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स थी। ठीक है ना, तो काम की बातें क्या है मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं भाई साहब। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 कंप्लीट साइकिल के लिए। आधे साइकिल के लिए अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू पूछूंगा मैं तो वो हो जाएगी 2I0/π। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू निकालना हो टाइम के हिसाब से तो इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करंट का एवरेज निकालना हो, इंटीग्रेशन ऑफ IDT बटे इंटीग्रेशन ऑफ DT। अगर आईआरएमएस निकालना है तो अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर DT का इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ DT, और I बराबर I0 sin ओमेगा टी। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये सपोज अल्टरनेटिंग करंट है तो आईआरएमएस बताओ, तो I0/√2 विल बी द आईआरएमएस। ये बात समझ में, I0 इज द मैक्सिमम करंट। उसी प्रकार से E बराबर E0 sin ओमेगा टी, कोई अगर मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे दूंगा तो उसका आरएमएस कितना हो जाएगा, E0/√2। और भैया ये आरएमएस वैल्यू हम निकाल क्यों रहे हैं, क्यों आईआरएमएस की हमको आवश्यकता पड़ रही है, क्या इसके पीछे की वजह है, मैथमेटिकल क्या इसके पीछे की वजह है। और आज तो हमने एक सवाल रेजिस्टेंस का किया है, अगर कैपेसिटर लगा देते तो क्या होता, रेजिस्टेंस लगा देते तो क्या होता, और इंडक्टर लगा देते तो क्या होता, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ गए होंगे, मैंने कहीं भी कोई जल्दबाजी नहीं उठाई है, बड़ी प्रेम से सारी चैप्टर को उठाया है, और इतना आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स का दिमाग क्यों ऑन करना पड़ेगा आपको। तो कल की क्लास में देखेंगे, इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे, आराम आराम से अच्छे अच्छे लेवल पे सवाल करेंगे। ठीक, कितने बच्चों को समझ में आया, मजा आया, चीजें स्केच कर गए हैं, सब समझ गए हैं, जितने भी हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, क्योंकि वहीं से मुझे पता लगेगा कि भाई साहब कितनी चीजें आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। क्लियर है, कल इसका और मजा लेंगे अलग तरीके से। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर।